Okay, my dear students, welcome back. Today we are going to solve SPMBV June 25 paper. If you want to download this PDF, you can go to our Telegram channel, SGC Institute, and download from there. Here is the link. If you are our student, you can download from the notes drive also, or there is also one notes download link in the video description. किसको ये वीडियो देखना है? ये उन हर बच्चे को देखना है जिन्होंने जून 25 में एग्ज़ाम दिया था और अपनी गलती को सुधारना चाह रहे हैं आने वाले अटेम्प्ट में। यदि आपका आने वाले अटेम्प्ट में पहली बार एग्ज़ाम लग रहा है तो भी आपको ये देखना ज़रूरी है, जिससे कि आपको पता चले कि पेपर कैसे मैनेज किया जाता है। इसका बेस्ट रिजल्ट तब मिलता है जब आप पूरे पेपर को पहले सॉल्व करके फिर मेरे पास आते हो। सीधा वीडियो सुनते हो तो बेस्ट रिजल्ट नहीं मिलता, समझ गए? तो एक बार सॉल्व करके खुद से देख के यदि आते हो तो समझ आता है कि क्या है। पेपर का पैटर्न अगर हम बोले तो कैसा है, देखो एमसीक्यू आता है पहले 10 मार्क्स का 20 मार्क्स का 10 एमसीक्यू, फिर 10 मार्क्स का 5 एमसीक्यू अलग से आता है जो केस सिनेरियो टाइप से बनाता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि ये केस सिनेरियो वाला डिफिकल्ट होता है, तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो आराम से कर पाओगे। सेकेंडली, हम लोग थ्योरी से परहेज करते हैं, बट आपको ये पता होना चाहिए कि एसपीएम पूरा थ्योरी है, बीवी पूरा प्रैक्टिकल है, और एसपीएम से थ्योरी ज़्यादा आता है। कभी कभी एक आध प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी एसपीएम से बनता है, बट थ्योरी उसका फेवरेट है। तो नॉर्मली क्वेश्चन थ्योरी के जो आते हैं ना, वो एकदम स्ट्रेट और सीधे से आते हैं, आप आराम से उसको एग्जाम में करके आ सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा फोकस करेंगे तो वो आराम से किया जाएगा, बट प्रैक्टिकल में तो मिस्टेक होने का भी चांस है। और पहले क्या था ना, एकदम सीधा सीधा क्वेश्चन आता था, अभी थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल में घुमा फिरा के पूछता है तो बच्चा घबरा जाता है। तो जैसे अगर आप देखेंगे क्वेश्चन 2 पूरा थ्योरी और बहुत स्ट्रेट एंड ईजी थ्योरी है। क्वेश्चन 3 में एक प्रैक्टिकल आ गया, वो एसपीएम से कैलकुलस वाला क्वेश्चन, इकोनॉमिक एफिशिएंसी वाला, और 3 भी फिर थ्योरी है। तो अगर 3 करना है तो थ्योरी पढ़ के जाना पड़ेगा। फिर 4 पूरा एसपीएम का ही है और पूरा प्रैक्टिकल पूछ लिया, 4A 4B, लेकिन ये 4A 4B में आपका मिस्टेक हो सकता है, इसमें थोड़ा सा मार्क्स कट सकता है। तो मेरे नज़र में 4A 4B को एलिमिनेट करना चाहिए था। तो 2 कर सकते हैं आप, 3 कर सकते थे, 4 को एलिमिनेट कर देते। क्यों? क्योंकि उसमें कुछ ऐसा पूछा है जिसमें मिस्टेक होने का ज़्यादा संभावना है, बहुत सीधा नहीं है, घुस जाओगे तो गलतियां भी कर सकते हो, नंबर कट कट के स्टेप मार्किंग में मिलेगा अगर सही हुआ तो। फिर 5 नंबर जो है, ये सिमिलर क्वेश्चन आपका किया हुआ है, वैल्यूएशन ऑफ बिजनेस वाला, जो कि आप बोलते हो कौन सा चैप्टर, बिजनेस वैल्यूएशन का है ये चैप्टर नंबर 7, ठीक है, जिसमें गुडविल को लेकर वैल्यू ऑफ बिजनेस निकालना है। और आप आराम से ये सम कर सकोगे क्योंकि ये सेम सम आपका किया हुआ है, बट ये लेंदी क्वेश्चन है, इसमें टाइम बचना चाहिए, अगर टाइम नहीं बचेगा तो मार्क्स कट जाएगा। और 7B जो है, ये अगेन एक इजी क्वेश्चन है, चैप्टर 7 का ही मैं बोलूँगा, बट ये हो सकता है एग्जैक्ट सेम आपका नहीं किया हो, बट अगर आप थोड़ा सा ध्यान देते तो ये भी कर लेंगे, क्योंकि इस तरह का एडजस्टमेंट वाला सम किया हुआ है। तो 7B भी इजी क्वेश्चन है, मतलब चैप्टर 7 का बी, जो मतलब कौन सा बोल रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 5B, यस 5B भी आप आराम से कर सकते थे, मतलब 2 कर सकते थे, 3 कर सकते थे, 5 कर सकते थे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 नंबर जो है वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, चैप्टर 8 से आया है। और यहाँ पर एक और क्वेश्चन चैप्टर 8 से ही ईवीए का भी आया है। तो यहाँ पर ईवीए में मिस्टेक होने का संभावना मेरे को लगा कि आपका एक मिस्टेक हो सकता है, सिली मिस्टेक, एक मिस्टेक होती 0 हो जाएगा इसमें, समझ गए? तो यहाँ पे मेरे को लगा कि ये क्वेश्चन से थोड़ा अगर बच्चा बचे तो बेहतर है, मतलब 6A तो ठीक है, B में मिस्टेक होने का चांस है, मतलब ऐसा मेरे को लगा। और 7A चैप्टर 9 से आया है, और चैप्टर 9 से आप समझ लो 1.5 क्वेश्चन आता है, कभी कभी 2 क्वेश्चन भी आ जाता है। तो इसमें 7A में मेरे को लगा कि बच्चा फंसेगा, बट 7B ईजी है,
वो आराम से किया जा सकता था, इसमें कोई टेक्निक नहीं है, आराम से कर सकते हैं, ये सिमिलर टाइप का किया हुआ भी है। तो फंसा कहाँ हम लोग, 6B में फंस गए, 7A में फंस गए। तो इस तरह से पेपर को डिफिकल्ट कर दिया जाता है, समझ गए। फिर अगर आप देखें तो 8 नंबर का जो ए का क्वेश्चन है, ये तो जैसे कि मार्जिनल कॉस्टिंग का क्वेश्चन डाल दिया गया है, बेसिक्स लिख दिया इसलिए मैंने। तो अगर आप ध्यान से क्वेश्चन पढ़ोगे तो इजीली क्रैक हो जाएगा। और 8 का जो बी नंबर क्वेश्चन है, ये सिमिलर क्वेश्चन चैप्टर 9 का ऑलरेडी आपका किया हुआ है, तो 8 नंबर भी क्रैक हो जाएगा। तो जैसे कि आप 2 क्वेश्चन ऑप्शन में छोड़ सकते हैं, तो मैं अगर आपके जगह ये एग्ज़ाम दे रहा होता तो मैं क्वेश्चन 4 को छोड़ देता और 6 या 7 में से कोई एक चूज़ करता, क्योंकि 6 में थोड़ा सा बी में डर लग रहा है, 7 में ए में डर लग रहा है, तो शायद कोई एक मैं चूज़ करता। अभी कौन सा चूज़ करता वो तो मैं अभी नहीं बता सकता, लेकिन कोई एक ही चूज़ करता और लास्ट वाला ज़रूर करता। खैर, एक ये आपको आइडिया लग गया कि क्या क्या अपने को करना है। अब इसको फटाफट सॉल्व करके डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो एक चीज़ आपको बता दूं कि एग्ज़ाम में ना, ये जो चैप्टर 5 और चैप्टर 6 है वैल्यूएशन का, उससे कोई क्वेश्चन कभी आया नहीं। उससे कभी हो सकता है कोई आपका MCQ आ जाए, बट यहाँ पे भी ऐसा कुछ दिखा नहीं, ठीक है। तो चैप्टर 5-6 पे बहुत ज़्यादा समय नहीं देना है, MCQ हैंडल करना है। और चैप्टर 6 में ना एक प्रैक्टिकल सम होता है 11UA का, फेयर वैल्यू निकालने का, बस उतना ही तक करना है। उससे ज़्यादा टाइम अगर आप 5 और 6 पे दे रहे हो तो नुकसान कर रहे हो, राइट। और एक चीज़ आपको बता देते हैं कि जब आप थ्योरी पढ़ते हो तो आपका हैबिट होता है कि जो आया वो तो अच्छे से पढ़ो और जो नहीं आया उसको हल्के में पढ़ो। बट अगर आप ऐसा करोगे तो फंस जाओगे, क्योंकि बहुत बार थ्योरी आप देखोगे पेपर ऑन पेपर जब कंपेयर करोगे तो नया ही हर बार आ रहा है। इसका मतलब जो आया है उसको हल्के से पढ़ लो, जो नहीं आया है उसको ज़्यादा अच्छे से पढ़ोगे तो आपका काम ज़्यादा बेहतर बनेगा, ठीक है। मतलब हर बार इंस्टीट्यूट क्या कर रहा है, कुछ नया थ्योरी उठा के पूछ रहा है। चलो लेट्स डू इट। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज EVA इज डैश रिलेटेड टू शेयर होल्डर्स वैल्यू, डायरेक्टली, इनवर्सली, नॉट रिलेटेड, नन ऑफ द अबव। तो एक कंपनी के लिए शेयर होल्डर वैल्यू क्रिएट हो रहा है कि नहीं, ये कैसे पता चलेगा? अगर उसका EVA पॉजिटिव है तो पता चल जाएगा। तो EVA के लिए हम लोग क्या बोलेंगे, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू शेयर होल्डर्स वैल्यू। फिर क्या बोल रहा है, द मर्जर ऑफ one or more companies with another company or the merger of two or more companies to form one company is called as, इसका आंसर है amalgamation। फिर which of the following is not a method of risk management strategy, which of the following is not a method of risk management strategy। तो आंसर क्या है, अवॉइडेंस, रिटेंशन, एसेट की ट्रांसफर। तो इसका आंसर है एसेट। रिस्क एसेट इज नॉट अ मेथड ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। अगर कोई आप पढ़े हुए तो एक बार में आप बता दोगे। अ कलर कोडेड वर्जन ऑफ रिस्क मैप इज हीट मैप बोलते हैं। तो इट इज़ वेरी इजी, मतलब हीट मैप ही पढ़ा होता है हम लोग, रेड ब्लू रेड येलो मैप बोलकर अपने कुछ पढ़े भी नहीं है। फिर अ कंपनी हैज़ अ पी रेशियो ऑफ 20 एंड ROE ऑफ 15%, देन मार्केट टू बुक वैल्यू रेशियो इज। वैसे ये सब जब आता है एग्जाम में तो घबरा जाते हैं कई बार, अरे इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा। कुछ नहीं, ये का फॉर्मूला लिखो, पी रेशियो इज MPS बाई EPS, है ना, क्या बोलते हैं इसको, MPS बाई EPS। फिर ROE इज व्हाट, ROE इज जो भी अपना अर्निंग्स है, अर्निंग्स बोल सकते हो आप, डिवाइडेड बाई बुक वैल्यू। और बोल रहा मार्केट टू बुक वैल्यू, तो अब देखो मार्केट टू बुक वैल्यू निकालना है तो मार्केट और बुक वैल्यू निकालना है, तो अर्निंग्स काटना है, तो इसका मतलब MPS को बोल देंगे मार्केट वैल्यू और EPS को बोल देंगे अर्निंग्स। तो अर्निंग्स कट गया तो बुक मार्केट वैल्यू बुक वैल्यू आ जाएगा, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से काम हो जाएगा। तो आंसर इज 15% इंटू 23, आ गया 3। फिर कोसो फ्रेमवर्क ऑफ ERM एडवोकेट्स 8 इंटररिलेटेड कंपोनेंट्स ऑफ ERM, विच वन इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ द सेड फ्रेमवर्क। अगर आप नहीं याद करके जाओगे तो कैसे कर लोगे, तो उसमें क्या कंपोनेंट नहीं है, तो इसका आंसर है रिस्क अवॉइडेंस। अब अगर आपको ये पढ़ा हुआ नहीं है तो दिक्कत होगा। यदि आप इंस्टीट्यूट मैट को खोलोगे
तो यू कैन इजीली सी कि इसमें 8 कंपोनेंट में रिस्क अवॉइडेंस नहीं है, बाकी सब है। ठीक है, तो रिस्क मैनेजमेंट करना है तो फिर रिस्क अवॉइडेंस क्यों करना है? आइडिया ऐसे भी ये लगा सकते हैं। खैर, तो ये मैंने सर्कल इसलिए किया क्योंकि हम मिस्टेक हो जाता है। फिर 7 नंबर, मार्केट प्राइस पर शेयर ऑफ अ फर्म हैविंग आरओई इज 10.5%। तो मार्केट प्राइस ऑफ पर शेयर ऑफ अ फर्म हैविंग आरओई ऑफ 10.5%, इसका मतलब ये मार्केट प्राइस नहीं, आरओई दिया हुआ 10.5, ईपीएस ऑफ 8.5, फिर बोल रहा है पीबी रेशियो ऑफ 0.75, पीबी रेशियो ऑफ 0.75, पीबी रेशियो इज प्राइस टू बुक वैल्यू। तो आपको क्या निकालने बोल रहा है? मार्केट प्राइस ही निकालने बोल रहा है। इज मार्केट प्राइस ऑफ फर्म हैविंग दिस दिस इज समझ में नहीं आता पूछ क्या रहा है। तो मार्केट प्राइस क्वेश्चन मार्क है, आरओई दिया हुआ है 10.5%, विच इज इक्वल टू क्या होता है? ईपीएस डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू, जो ऊपर में भी अभी किया था। तो अपने को ईपीएस मालूम है, इससे बुक वैल्यू निकल गया। फिर प्राइस टू बुक वैल्यू मालूम है, तो बुक वैल्यू बैठाने से प्राइस आ जाएगा। प्राइस टू बुक वैल्यू मालूम है, तो बुक वैल्यू का वैल्यू यहाँ से यहाँ बैठा देंगे तो प्राइस आ जाएगा। तो प्राइस है 60.71। फिर क्या बोल रहा है? ए डैश इज एन ऑप्शन इशूड बाय कंपनी टू बाय स्टेटेड नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ अ स्टॉक एट अ स्पेसिफाइड प्राइस। इसका आंसर है वारंट। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फाइनेंशियल लाइबिलिटी फॉर अ कंपनी? इसमें भी मिस्टेक हो जाता है। व्हाट इज फाइनेंशियल लाइबिलिटी फॉर अ कंपनी? तो आपको लगेगा इक्विटी शेयर्स इशू किया हुआ, भी तो लाइबिलिटी है। फिर आपको क्या दिया हुआ है? 10 करोड़ क्यूमुलेटिव रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर ऑफ 10 ईच, ये भी तो लाइबिलिटी है। फिर 10 करोड़ नॉन क्यूमुलेटिव कंपल्सरली कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर ऑफ 10 ईच, ये भी तो लाइबिलिटी है। बोथ बी एंड सी। तो फाइनेंशियल लाइबिलिटी वो है जो कि एक तरह से लोन के तरह हम लोग ले रखे हैं और हमें चुकाना पड़ेगा। जैसे इक्विटी शेयर चुकाना नहीं पड़ेगा, मतलब रिटर्न नहीं करना पड़ेगा, रिडीम नहीं करना पड़ेगा। और ये कंपल्सरली कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर है, मतलब ये भी देने का जरूरत नहीं है, बट ये रिडीमेबल है बोलकर फाइनेंशियल लाइबिलिटी है। समझ गए? तो आंसर इज बी। विच कैटेगरी ऑफ रिस्क आर मेजर्ड बाय बीटा? सिस्टमैटिक रिस्क, मार्केट रिस्क, तो ऑब्वियस है, तो पता लगा ही सकते थे आप। अब सिनेरियो वाइज क्या बोल रहे हैं देखो। कृष्णा इंक्स लीडिंग मैन्युफैक्चरर ऑफ फाउंटेन पेन इंक इज स्ट्राइविंग टू एनहांस प्रोडक्ट क्वालिटी, प्रोसेस एफिशिएंसी एंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। द कंपनी इंटीग्रेट्स स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल, टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस एंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मेजरमेंट टू इंप्रूव ऑपरेशनल इफेक्टिवनेस। ठीक है भैया, आप टीपीएम यूज करते हैं, स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल यूज करते हैं, तो ये सबसे समझ जाना है कि उससे जुड़ा हुआ कोई क्वेश्चन होगा। इसमें जैसे पी चार्ट वगैरह था, सी चार्ट, पी चार्ट, इसमें टीपीएम मतलब ऑपरेशन ओवरऑल इक्विपमेंट एफिशिएंसी वाला कॉन्सेप्ट था। तो यहाँ पे फेज 1 में बोल रहा है क्वालिटी कंट्रोल एंड डिफेक्ट रेट मॉनिटरिंग करेंगे। क्वालिटी एश्योरेंस टीम एट कृष्णा इंक एम्प्लॉयज पी चार्ट्स टू मॉनिटर डिफेक्ट रेट्स। A sample of 10 batches, each containing 200 ink bottles, were tested for non-conforming units. The recorded defects per batch were. So batch number दिया हुआ और defects दिया हुआ है। तो ये एक जो डिफेक्ट आ रहा है ना, ये 200 के अंदर इतना डिफेक्ट आ रहा है पर 200 बॉटल्स। ये जो 200 आ रहा है डिफेक्ट्स आ रहा है, 200 के अंदर आ रहा है पर 200 बॉटल्स। ठीक है। सो वी हैव बैच नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, डिफेक्ट्स है 12 7 9 15 10 वगैरह वगैरह, और ये पर 200 बॉटल्स है। गॉट इट? The quality control manager is responsible for calculating the fraction defective, which is P, and determine control limits, upper control limit and lower control limit to check if the production process is statistically stable. तो पूरा P चार्ट का डिटेल दे दिया। तो P देने से मैंने proportion of defects निकाल लिया। ये देखो 12/200, 7/200 करके, और फिर P बार का कॉन्सेप्ट होता है ना P चार्ट में, तो P बार भी एवरेज करके निकाल लिया। कैसे निकाले? बस P बोला तो मैंने P निकाल लिया। अब फिर फेज 2 में बोला टीपीएम एंड ओई कैलकुलेशन करेंगे। कृष्णा इंक्स हैज 3 प्रोडक्शन मशीन M1 M2 M3 ईच प्रोड्यूसिंग इंक बॉटल्स। द डेटा फॉर द मशीन इज अवेलेबिलिटी, परफॉर्मेंस एंड क्वालिटी दिया हुआ है।
फिर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एनालिसिस फेज 3 में हो रहा है एंड डिसीजन मेकिंग भी हो रहा है एंड कंपनी इज ऑल्सो इवैल्यूएटिंग इट्स फाइनेंशियल परफॉर्मेंस यूजिंग डेटा एनवेलपमेंट एनालिसिस। इसका कहीं ना कहीं क्वेश्चन हर बार देता ही है। टू असेस एफिशिएंसी ऑफ 4 प्लांट्स इन टर्म्स ऑफ आउटपुट पर यूनिट ऑफ इनपुट कॉस्ट। सो प्रोडक्ट आउटपुट दिया हुआ, टोटल कॉस्ट दिया हुआ है, तो आउटपुट पर यूनिट ऑफ इनपुट कॉस्ट मैंने ऐसे डिवाइड कर लिया। ठीक है, तो ये मैंने क्या किया हुआ है मेरे को भी याद नहीं आ रहा है। लेट मी अगेन क्रॉस चेक। ये 16.36 कैसे आ रहा है, हाउ इट इज़ रिलेटेड, क्या लग रहा है आपको? मैंने क्या सोच के किया होगा मेरे को भी याद नहीं आ रहा है, बट आई एम जस्ट चेकिंग कि ये 18/110 से आ रहा है। हाँ, कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट निकाला हुआ, कॉस्ट टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट किया हुआ। क्यों किया हुआ पता नहीं, जो मन में आया कर लिए, पढ़ते पढ़ते कर लिए। अब क्या पूछा है देखते हैं। चूज द करेक्ट सिनेरियो फ्रॉम द 4 alternatives गिवन बेस्ड फ्रॉम द अबव सिनेरियो। व्हाट इज द कैलकुलेटेड फ्रैक्शन नॉन कन्फॉर्मिंग पी इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। अब देखो वर्ड नॉन कन्फॉर्मिंग लिखा है तो आदमी घबरा जाता है कि पी पूछा है कि 1 - p पूछा है, बट एक्चुअली पी पूछा है। आपको पी का वैल्यू बताना है। पी बेसिकली पी बार होगा, जो मैं सॉल्व करके रखा था 0.47 है ना। ये टोटल नहीं, ये एवरेज है, एक्चुअली टोटल गलत लिखा है, एवरेज है ये 0.047, तो आंसर आ गया 0.047। सेकेंड क्या, व्हाट इज द ओई ऑफ मशीन 1। ओई का फॉर्मूला आपको याद है, इट इज अवेलेबिलिटी इनटू परफॉर्मेंस इनटू क्वालिटी इज इक्वल टू OEE। तो मशीन 1 का पूछा है तो तीनों को मल्टीप्लाई करिए, 88, 90 और 98, तो आंसर आ रहा है 88% इंटू 90 इंटू 98, 88, 90, 98 है ना, तो आंसर आ जाएगा। आप तीनों को मल्टीप्लाई करके देखिए आंसर क्या आता है। फिर व्हाट डज अ प्रोसेस बीइंग आउट ऑफ कंट्रोल इन SQC इंडिकेट। तो अगर प्रोसेस आउट ऑफ कंट्रोल है मतलब कोई भी वैल्यू, एक भी वैल्यू अगर अपर कंट्रोल लिमिट के बाहर चला गया है, ठीक है, या लोअर कंट्रोल लिमिट के नीचे चला गया है, तो डिफेक्ट्स आर प्रेजेंट इन एवरी सैंपल, नहीं। प्रोसेस स्टेबल बट शोज माइनर डिविएशन, नहीं। अ सिंगल डेटा पॉइंट लाइज आउटसाइड द कंट्रोल लिमिट, यस। अगर एक भी डेटा पॉइंट कंट्रोल लिमिट के बाहर चला जाता है तो हम बोलते हैं प्रोसेस आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है। फिर विच प्लांट इज द मोस्ट एफिशिएंट बेस्ड ऑन DEA। तो मोस्ट एफिशिएंट हम कैसे पकड़ें, कौन सा प्लांट हमारा मोस्ट एफिशिएंट है। तो मैंने ऐसे देखा कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट जिसमें लीस्ट है वो ही मोस्ट एफिशिएंट होगा। तो लीस्ट कौन सा दिख रहा है मेरे को, 15, तो प्लांट 3 मेरे नज़र में मोस्ट एफिशिएंट है। हालांकि यहाँ पे क्या बोला है, इन टर्म्स ऑफ आउटपुट पर यूनिट ऑफ इनपुट कॉस्ट। इसका मतलब क्या हुआ, आउटपुट पर यूनिट ऑफ इनपुट कॉस्ट का मतलब क्या हुआ, आउटपुट निकालो पर यूनिट ऑफ इनपुट कॉस्ट, तो आप उल्टा भी करके हाईएस्ट वाला ले सकते हो। मैंने ऐसे देख लिया टोटल कॉस्ट पर आउटपुट, आप उल्टा करके हाईएस्ट वाला लोगे तो भी वही आंसर मिलेगा आपको। तो आंसर इज P3। इफ कृष्णा wants to improve its financial efficiency while maintaining quality, which strategy is optimal। तो ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, इसका कहीं आंसर लिखा हुआ नहीं मिलेगा। इसका यहाँ पे पूछ रहा है कौन सा स्ट्रेटजी ऑप्टिमल होगा अगर उसको फाइनेंशियल एफिशिएंसी बढ़ानी है और क्वालिटी घटानी नहीं है। तो आंसर में रिड्यूस इनपुट कॉस्ट इन लीस्ट एफिशिएंट प्लांट, जो एफिशिएंसी नहीं है जिस प्लांट की उसमें इनपुट कॉस्ट कम कर दीजिए। इंक्रीज प्रोडक्शन विदाउट एडजस्टिंग कॉस्ट, लोअर क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्शन टू सेव टाइम, एक्सपैंड इन्वेस्टमेंट इन द हाईएस्ट कॉस्ट प्लांट। तो एक्सपैंड इन्वेस्टमेंट इन हाईएस्ट कॉस्ट प्लांट करने से तो बेवकूफ़ी हो जाएगी। क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्शन अगर आप लोअर कर दोगे तो क्वालिटी मेंटेन नहीं होगी, तो ये तो रिजेक्ट हो गया, हाईएस्ट कॉस्ट वाला रिजेक्ट हो गया। अब विदाउट एडजस्टिंग कॉस्ट की बात कर रहे हैं तो फाइनेंशियल एफिशिएंसी आएगी नहीं। तो अल्टीमेटली एफिशिएंसी कब आएगी, जब रिड्यूस करोगे आप इनपुट कॉस्ट इन द लीस्ट एफिशिएंट प्लांट। ठीक है, आगे बढ़े, समझ में आया आपको MCQ। चलो ग्रेट। तो अब आते हैं नेक्स्ट डिस्क्रिप्शन में। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन देख रहे हैं आप, जैसे 2A डिसीजन ग्रिड एनालिसिस से आया है, which is a powerful tool used to develop strategies where customer profitability database is large. What are the components of decision grid analysis? Illustrate 4 segments of grid with explanation.
तो इसका मैं आंसर आपको ऐसे तो यहाँ पे दिया हूँ, बट आपको एक बार मैट में दिखा दूँ कि इंस्टीट्यूट मैट में अगर आप जाओगे फर्स्ट चैप्टर में देखोगे डिसीजन ग्रिड, तो आपको मिल जाएगा। देखो क्लास में भी बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ पूरा मार्क वाक करके, यही पूरा आपसे पूछ रहा है, दैट्स इट। ठीक है, तो एकदम स्ट्रेट क्वेश्चन है। तो इसमें क्वेश्चन में दो पार्ट पूछा है, कंपोनेंट्स बताओ और 4 सेगमेंट्स बताओ। तो कंपोनेंट्स क्या है, कंपोनेंट्स क्या है, अगर हम एक बार इंस्टीट्यूट मैट में जाके देखें तो कंपोनेंट्स ऑफ डिसीजन ग्रिड, यहाँ पे आप क्या लिखोगे। 4 सेगमेंट्स तो ये क्लियर है कि इसका सेगमेंट्स ही है। तो कंपोनेंट्स ऑफ डिसीजन ग्रिड में हम क्या लिखेंगे, इसके बारे में कहाँ पे दिया हुआ बताओ। जैसे कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस तो ठीक है, उसमें हम कस्टमर सेगमेंटेशन वगैरह कर रहे हैं, बट डिसीजन ग्रिड एनालिसिस का कंपोनेंट कहाँ है, कहीं पे भी दिया हुआ है। नहीं दिया हुआ है, अब बोलो तो क्या करोगे आप, इसको हैंडल कैसे करोगे। सो द चैलेंज हियर इज कि इसका पॉइंट्स यहाँ पे दिया हुआ ही नहीं है, बट फिर भी एग्जाम में पूछा है, तो अब बच्चा क्या लिखेगा। बच्चा एग्जाम का आंसर को पढ़ेगा ना, तो उसको अपना पॉइंट्स नया नया दिख रहा है यहाँ पर, बट आप अपने से अगर एग्जाम में इसको फेस करते तो आप क्या लिखते हैं। आप तो डिसीजन ग्रिड का डेफिनेशन ही लिख रहे होते कि अगर कोई लार्ज कस्टमर बेस होता है तो उसको कैटेगराइज करने के लिए डिसीजन ग्रिड का इस्तेमाल किया जाता है। तो मैंने भी ये देखा कि कंपोनेंट्स क्या लिखेंगे, कंपोनेंट्स में मेरे को भी लगा कुछ अलग पॉइंट होगा, तो अलग पॉइंट्स जो इंस्टीट्यूट की तरफ से आया है वो ये आया है, तो इसको लर्न करना पड़ेगा, इसको आपको अपडेट करना पड़ेगा अपने नोट्स में, अज्यूमिंग कि अगली बार आ जाए, जिसकी प्रोबेबिलिटी कम है क्योंकि हर बार कुछ नया ही आता है। बट फिर भी आइडेंटिफाई प्रॉब्लम, बिल्ड ग्रिड, प्रॉब्लम क्राइटेरिया एंड ऑल्टरनेटिव्स, इवेलुएट द ऑल्टरनेटिव्स, स्कोर द ऑल्टरनेटिव्स, मेक अ डिसीजन। तो ये डिसीजन ग्रिड एनालिसिस का कंपोनेंट्स बोलकर कुछ हम लोग पढ़े ही नहीं है, और ये कहाँ से आ गया और इसका आंसर भी कहाँ से आ गया पता नहीं। तो क्या होगा जब आप इसको करने जाओगे तो आपका चेकिंग खाली 4 सेगमेंट्स का ही होगा और उसका ही मार्क्स मिलेगा, ये नहीं लिखा होगा तो उसका नंबर नहीं मिलेगा। तो आप बोलेंगे मन से कैसे लिखते हो, तो आ गया सरप्राइज, क्या करेंगे, इसको सरप्राइज एलिमेंट बोलते हैं, इसमें नंबर कटता है। तो थ्योरी में ये रेयर होता है, बट इस बार हो गया। नेक्स्ट, मेन फीचर्स ऑफ परफॉर्मेंस, प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी। ये प्रोडक्टिवली का स्पेलिंग रॉन्ग हो गया, प्रोडक्टिविटी होगा। तो इसका पॉइंट्स एकदम सिंपल है। परफॉर्मेंस मतलब होता है प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी मतलब होता है आउटपुट पर यूनिट ऑफ इनपुट, एफिशिएंसी का मतलब होता है हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी, इंक्रीज एफिशिएंसी इज इक्वल टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, एंड परफॉर्मेंस इज ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय अदर फैक्टर्स दैट इंक्रीज प्रॉफिट एंड इंक्रीज आउटपुट। तो इसी को अच्छे से सजा के यदि आप लिखोगे तो ये आ जाएगा। मेन फीचर्स मतलब कोई अलग से पॉइंट वाइज फीचर्स नहीं है, बस तीनों का मीनिंग समझा के इंटर रिलेशनशिप बताना है। तो ये डायरेक्ट जैसा क्वेश्चन है वैसा ही है। तो कंपोनेंट वाला जो है ये ध्यान रखना है कि ये न्यू आ गया, ये अपने को पता भी नहीं था कहाँ से आ गया, मैट में भी नहीं दिया हुआ है, पुराने कोई क्वेश्चंस में होगा तो देखना पड़ेगा, बट अभी तो लगा कि ये नया जैसा पूछ लिया इसमें, और इसका 2-3 नंबर सभी का कटा होगा। नेक्स्ट 3A में देखो, ये क्वेश्चन इजी सा आया एकदम, 3A और 3B। इसमें MCQ का हम लोगों को, MCQ बोल रहे हैं, कैलकुलस का हम लोगों को सवाल पूछा गया, जिसमें कंपनी का TR और TC दिया हुआ है, और आपको बोल रहा है बताओ कहाँ पे कंपनी मैक्सिमम पॉसिबल प्रॉफिट अर्न करेगा assuming Q equal to 0, सॉरी Q is greater than 0। तो Q is greater than 0 is obvious, तो TR और TC कहाँ पर होगा ये आपको बताना है। TR और TC से मैक्सिमम प्रॉफिट कहाँ पे होगा ये आपको बताना है, TR और TC से मैक्सिमम प्रॉफिट कहाँ पे होगा ये आपको बताना है। तो इसका तरीका तो आपको मालूम ही है, आप TR माइनस TC करके प्रॉफिट का इक्वेशन बनाकर फिर डेरिवेटिव लेके कर सकते हो, या फिर MR और MG निकाल कर
फिर दोनों को इक्वेट करके क्यू का वैल्यू निकाल कर फिर स्लोप ऑफ एम आर स्लोप ऑफ एम सी को कंडीशन में बैठाकर चेक कर सकते हो कि स्लोप ऑफ एम आर इज लेसर देन स्लोप ऑफ एम सी है कि नहीं। अगर है तो वो क्यू का वैल्यू जिस पे वो लेस है वो बेस्ट है, और उस पर फिर प्रॉफिट निकाल के भी दिखाना है। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा है आउटपुट भी बताओ और मैक्सिमम प्रॉफिट भी बताओ, व्हाट इज द मैक्सिमम प्रॉफिट वैल्यू। तो मैंने इसको सॉल्व कर दिया यहाँ पर कि पहले मैंने एम आर निकाला डेरिवेटिव ऑफ टी आर करके, डी डी एक्स ऑफ टी आर किया तो एम आर आ गया, डी डी क्यू ऑफ एम आर किया तो डी डी क्यू ऑफ टी आर किया तो एम आर आ गया, डी डी क्यू ऑफ टी सी किया तो एम जी आ गया। फिर एम आर और एम सी को इक्वेट कर दिया तो क्यू का वैल्यू सॉल्व करके एक 20 आया, एक -30 आया। -30 रिजेक्ट हो गया क्योंकि ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो 20 वाला ले लिया। फिर स्लोप ऑफ एम आर निकाला और स्लोप ऑफ एम सी निकाला, विच इज़ फर्दर डेरिवेटिव ऑफ एम आर एंड फर्दर डेरिवेटिव ऑफ एम सी। और क्या दिखा, क्यू का वैल्यू 20 पे स्लोप ऑफ एम सी इज़ ग्रेटर एंड स्लोप ऑफ एम आर इज़ लेसर। तो अगर स्लोप ऑफ एम आर लेस है इसका मतलब क्या है, कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। स्लोप ऑफ एम आर इज लेस देन स्लोप ऑफ एम सी मतलब क्या हुआ, कंडीशन सेटिस्फाइड कि मैक्सिमा हो गया है। तो अगर मैक्सिमा हो गया तो क्यू इक्वल टू क्या है, 20 है, और क्यू का वैल्यू अगर 20 है तो प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, टी आर माइनस टी सी करेंगे, और टी आर माइनस टी सी करके हम लोगों का जो वैल्यू आ रहा है वो 39,000 आ रहा है। तो दिस इज द आंसर। तो ये अगर आपने प्रैक्टिस किया हुआ तो उसका बेसिक क्वेश्चन ही आया, कोई इसमें टेक्निक नहीं है। फिर रिस्क एनेबल्ड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट जो है, अगेन देखिए व्हाट इज लिखा है तो दिखने में लग रहा है कि व्हाट इज माने क्या लिखना है, थोड़ा सा कुछ डेफिनेशन लिखना होगा, बट 7 मार्क्स का है, खाली डेफिनेशन लिख दोगे तो कैसे चलेगा, तो आपको जितना मालूम है सब कुछ लिखना पड़ेगा। तो इसमें पॉइंट्स क्या क्या हो सकता है वो मैंने यहाँ पे जॉट डाउन कर दिए कि रिस्क मैनेजमेंट पहले क्या होता था, इट वॉज जस्ट इन द हैंड्स ऑफ रिस्क मैनेजर्स, बट रिस्क एनेबल्ड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट कहता है कि इट हैज़ टू बी इनबिल्ट इन द ऑर्गेनाइजेशन। सो आप अगर अपने ऑर्गेनाइजेशन में इनकॉर्पोरेट कर पा रहे हैं रिस्क एक्सपोजर, व्हाट इफ सिनेरियो, अनसर्टेनिटी, बेस्ट केस वर्स्ट केस फोरकास्ट, अर्नड वैल्यू मॉडल्स, रिस्क ड्राइवर्स, कंटिजेंसी प्लान्स, अगर आपके यहाँ पे इंसाइट्स एंड टूल्स कंटिन्यूस बेसिस में यूज़ हो रहे हैं टू एनालाइज रिस्क, अगर आपके यहाँ पे रिस्क मैनेजर्स एडवाइज़र बन गए सारे लाइन मैनेजर्स के लिए, जिसके लिए आप चेंज मैनेजमेंट, मेंटल मॉडल्स, गवर्नेंस सेटअप्स कर रहे हो, और वूका वर्ल्ड, वूका याद है, वोलेटिलिटी, अनसर्टेनिटी, कॉम्प्लेक्सिटी एंड एम्बिगुइटी, तो ये करंट वर्ल्ड को बोलते हैं भूखा वर्ल्ड। जैसे कलयुग बोलते हैं ना, वैसे भूखा बोलते हैं कि फाइनेंस वाले या रिस्क वाले। वोलेटिलिटी, अनसर्टेनिटी, कॉम्प्लेक्सिटी एंड एम्बिगुइटी वाला वर्ल्ड है, जिसमें ईआरएम से आरईपीएम में शिफ्ट होने का दरकार है। इसलिए आप अपने बिजनेस ड्राइवर्स में डेटा एनालिटिक्स को ज़रूर इनकॉर्पोरेट करें। ये रिस्क एनेबल्ड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट कहता है, जिससे रिस्क इजीली मेज़र हो पाए। ठीक है, तो ये क्या है, आरईपीएम है। व्हाट इज दिस, आरईपीएम। तो आरईपीएम के बारे में ये सब पॉइंट्स यदि आप इनकॉर्पोरेट कर दिए तो आपको 7 में अच्छा मार्क्स मिलेगा। बट ये है कि थ्योरी जब लिखो ना तो ये देखना कि क्या पूछा है और कितने मार्क्स का पूछा है, तो अकॉर्डिंगली एक्सपैंड करना है। व्हाट इज बोला तो खाली व्हाट इज बोल के छोड़ दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, जितना जानते हो सब लिख दो। नेक्स्ट देखो 4A का क्वेश्चन है। 4A में क्या दिया हुआ है, 24, 25 और 23, 24 का अपने को फाइनेंशियल डेटा दिया हुआ है। प्लांट एंड मशीनरी, करंट एसेट्स, इन्वेंट्री, ट्रेड, बैंक, करंट एसेट्स का टोटल दिया हुआ है दोनों में। फिर कैपिटल रिजर्व्स में ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर दिया हुआ है। फिर सिक्योरिटीज़ प्रीमियम, रिवैल्यूएशन रिजर्व, पीएल अकाउंट दिया हुआ है। नॉन करंट लाइबिलिटीज़ में लोन दिया हुआ है। करंट लाइबिलिटीज़ में ट्रेड पेबल, प्रोविजन फॉर टैक्स दिया हुआ है। फिर आपको समराइज इनकम स्टेटमेंट दे रहा है, सेल्स, ओपनिंग इन्वेंट्री, परचेजेस, क्लोजिंग इन्वेंट्री। क्लोजिंग इन्वेंट्री देखो 84, 74 है तो वो बैलेंस शीट में भी होगा, 84 और 74 मैच हो गया। फिर जीपी आ गया, इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन, सन्ड्री, पीबीटी, प्रोविजन फॉर टैक्स, पैट, इक्विटी डिविडेंड, प्रेफरेंस डिविडेंड, रिटेन प्रॉफिट एंड मार्केट प्राइस तक दिया हुआ है।
क्वेश्चन में बोल रहा है कैलकुलेट करो फॉलोइंग रेशियोज एंड कमेंट ऑन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ जेकेएल लिमिटेड। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहला एक डाउट क्या आता है कि ये क्या कोई करंट ईयर का करना है कि आपको दोनों ईयर का करना है, तो ये पहला डाउट आ जाता है। अगर आपको एक ही ईयर का करेंगे तो पूरा ही गड़बड़ा जाएगा, नंबर आधा भी शायद ही मिले। बट यदि आप दोनों ईयर का कर रहे हैं, ये आपको क्लिक कर गया तो हो गया काम, ठीक है। तो बस यही, इसीलिए क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट था कि ये क्लिक कराएगा कि नहीं करेगा, यही बड़ी बात है। फिर कमेंट भी करना है, ये भी ध्यान रखना है, खाली रेशियो कैलकुलेट नहीं करना है। तो पहले जैसे कि आप पूछा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे आता है? तो इसका नॉर्मली जो फॉर्मूला होता है वो होता है EBIT बाई डेट प्लस इक्विटी। क्या फॉर्मूला होता है? EBIT बाई डेट प्लस इक्विटी। तो EBIT तो यहाँ दिया हुआ नहीं डायरेक्ट, तो आप देखो आपको क्या दिया हुआ है, PBT दिया हुआ है। PBT में अगर हम इंटरेस्ट ऐड बैक कर दें तो EBIT आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पे वर्किंग नोट निकाला हुआ है, देखो वर्किंग नोट, PBT प्लस इंटरेस्ट ऐड बैक कर दें तो EBIT आ जाएगा। PBT प्लस इंटरेस्ट ऐड बैक कर देंगे तो EBIT आ जाएगा, PBT प्लस इंटरेस्ट। तो यहाँ पे आ रहा है 54 इज प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ठीक है। सो कितना आएगा आप सोचो, यहाँ पर 54 प्लस 4 58 आएगा। मतलब 2 साल का अगर हम करेंगे तो एक आ रहा है 58 और सेकंड वाला क्या आ रहा है 46 प्लस 4 करेंगे 50, है ना। कैन यू अंडरस्टैंड? तो 58 और 50 EBIT आ गया। और कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए तो कैपिटल एम्प्लॉयड इज डेट प्लस इक्विटी, तो डेट प्लस इक्विटी ऊपर से लेना पड़ेगा। तो देखिए अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो कैपिटल रिजर्व्स में जितना सब कैपिटल एंड रिजर्व्स दिया हुआ है तो वो इक्विटी हो गया, और डेट इज द लोन स्टॉक। तो इन दोनों को ऐड कर दिया मैंने, तो हमारा क्लियरली देखो डेट प्लस इक्विटी भी आ गया, करेक्ट। तो EBIT बाई डेट प्लस इक्विटी से कैपिटल एम्प्लॉयड जो आया उसको हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया, तो ROE आ गया, ROCE आ गया। अब इसमें ये भी ध्यान रखना है कि बैलेंस शीट में कोई फिक्टिशियस एसेट्स वगैरह तो नहीं दिया हुआ है ना, ऐसा तो एसेट साइड में नहीं है, तो वो आपका डेट इक्विटी में फिर एडजस्ट करना पड़ता है। अगर नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट दिया होता तो वो भी एडजस्ट करना पड़ता है। तो ये सब कॉन्सेप्ट दिमाग में चलते रहना चाहिए, तब आप परफेक्टली सम कर पाते हो। फिर क्या बोल रहा है, एसेट टर्नओवर रेशियो। तो एसेट टर्नओवर रेशियो में क्या चाहिए, टर्नओवर बाय एसेट्स चाहिए। तो टर्नओवर तो मालूम है 418 और 392, और एसेट्स कितना है, एसेट्स आपका टोटल एसेट्स इज इक्वल टू टोटल लायबिलिटी, अगर आप देखें तो 408 और 448 है, तो उसको यूज़ कर लिया, ठीक है। फिर करंट रेशियो कैसे आता हो, तो सिंपल है, करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटीज। जैसे एक का दिखाता हूँ, 148 बाई 92 कैसे आया, करंट एसेट्स है 148 और करंट लायबिलिटीज है यहाँ पर 92, वैसे उधर हो जाएगा 170 बाई 130, करेक्ट, 170 बाई 130। फिर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कैसे आता है, COGS बाई एवरेज इन्वेंट्री। तो COGS यहाँ पे मिल जाएगा विच इज़ 314, और एवरेज इन्वेंट्री ओपनिंग प्लस क्लोजिंग बाई 2 करके आएगा। 74 और 84 बाई 2 करोगे तो 79 आ रहा है, तो 314 बाई 79। तो एक का मैंने कर दिया, दूसरे का आप कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए, 5th नंबर है कैपिटल गियरिंग रेशियो। उसमें मिस्टेक होता है, इसलिए इसका फॉर्मूला भी लिखा है बगल में। ये कह रहा है कैपिटल गियरिंग रेशियो इज इक्वल टू फिक्स चार्ज बेरिंग सिक्योरिटीज डिवाइडेड बाई नॉन फिक्स चार्ज बेरिंग सिक्योरिटीज विच इज इक्विटी। इक्विटी मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स। तो न्यूमरेटर में क्या आएगा, प्रेफरेंस शेयर प्लस डिबेंचर या डेट। डिनोमिनेटर में क्या आएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स। डिनोमिनेटर में इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स आएगा। डिनोमिनेटर में फिर से प्रेफरेंस शेयर मत डाल देना, फिर से प्रेफरेंस शेयर डाल दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। सो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस डेट डिवाइडेड बाय इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस। गॉट इट?
सो अगर हम इसका वैल्यूज खोजें तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस डेट कितना है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 50, डेट कितना है 80, तो आ गया 130। और नीचे में क्या डालना है, इक्विटी शेयर कैपिटल विच इज 70 प्लस रिजर्व्स विच इज 34, 20 एंड 62। इसका टोटल 236 नहीं है, 236 में से 50 घटाना पड़ेगा, तो टोटल है 186। तो आ रहा है 50 और 80 130 बाई 186, 130 बाई 186 करोगे आंसर आएगा 130 बाई 186, आंसर आ गया। तो दूसरा वाला अपने से करो। डिविडेंड कवरेज रेशियो, अब इसमें भी मिस्टेक हो सकता है। डिविडेंड कवरेज में कौन सा डिविडेंड का बात हो रहा है, इट्स नॉट गिवन। कौन सा डिविडेंड का बात हो रहा है, इक्विटी डिविडेंड कि प्रेफरेंस डिविडेंड कि टोटल डिविडेंड? कुछ नहीं बोले तो ऐसा लगता है टोटल डिविडेंड का बात हो रहा है, बट जब सॉल्यूशन देखा मैंने तो लिखा हुआ था इक्विटी डिविडेंड। तो इक्विटी डिविडेंड अगर करोगे तो इफेश बाई डिविडेंड करना है, इक्विटी डिविडेंड, ठीक है। और अगर टोटल डिविडेंड होता तो पैट बाई प्रेफरेंस प्लस इक्विटी होता। यहाँ पे ऐसे डिविडेंड में आप देखिए दोनों दिया हुआ है, तो मन में आता है टोटल डिविडेंड कवरेज रेशियो लेना है। अब इसका मार्क्स मिलेगा नहीं मिलेगा आई डोंट नो, ठीक है। बट अगर रॉन्ग होगा तो क्या एक ही रॉन्ग होगा, ये भी एडवांटेज है, पर ठीक है जो भी है। तो डिविडेंड कवरेज रेशियो इक्विटी डिविडेंड का करना है, इफेश डिवाइडेड बाई इक्विटी डिविडेंड। तो इफेश क्या है, इट इज पैट माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड करके इफेश आएगा विच इज 30, 34 माइनस 4 करके आएगा 30 डिवाइडेड बाई 12, तो 30 बाई 12, 26 माइनस 4 है 22, 22 बाई 12 हो गया। फिर प्राइस अर्निंग रेशियो, प्राइस अर्निंग रेशियो क्या है, व्हाट इज प्राइस अर्निंग रेशियो? इट इज एमपीएस बाई ईपीएस। तो एमपीएस 240 है और ईपीएस क्या है, अभी ऊपर में ही बताया था 34 माइनस 4 करेंगे तो एक तरह से आपका इफेश आ गया, 34 माइनस 4 करने से इफेश आ गया। इफेश बाई नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मिलेगा कितना शेयर्स है, 70 बाई 50 रुपीज ईच करेंगे ना, तो नंबर ऑफ शेयर्स आ रहा है 1400, है ना। और 1400 भी इन थाउजेंड्स है, तो इट्स लाइक 1400 इन थाउजेंड्स, ठीक है। कितना आ रहा है शेयर्स, सॉरी 1400 ही आ रहा है, आई एम सो सॉरी, 1400 इन थाउजेंड्स नहीं है, 70,000 बाई 50 कर रहे हैं तो 1400 शेयर्स ही आ रहा है। तो वी विल हैव टू डिवाइड दिस बाई इफेश, मतलब आपको ईपीएस को निकालने के लिए इफेश से डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स करना है। तो इफेश क्या है हमारा, ऊपर में निकाला था ना 34 माइनस 4 करके 30 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स विच इज 1400। ये 30 क्या है, 30,000 है, ये 30 क्या है 1000 में, तो 30,000 बाई 1400, 30,000 बाई 1400 करोगे तो जो आंसर आ रहा है वो ईपीएस है। तो दोनों का ईपीएस आ गया। और पी रेशियो निकालने के लिए एमपीएस बाई ईपीएस करना है, तो एमपीएस मालूम है, ईपीएस ऊपर भी निकाल लिया, तो पी रेशियो आ गया। अभी क्या बस ये दो निकाला, इसके साथ साथ सब में कमेंट भी करना पड़ेगा, कमेंट भी बोला है। तो आरओसी क्या हो रहा है, अब देखिए इंक्रीज हो रहा है, आरओसी इज इंक्रीजिंग। एसेट टर्नओवर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। करेंट रेशियो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज हो रहा है तो उसका बेनिफिट क्या है, लिक्विडिटी इंक्रीज हो रहा है। एसेट टर्नओवर इंक्रीज हो रहा है मतलब एफिशिएंसी बढ़ रहा है, एसेट यूटिलाइजेशन का एफिशिएंसी इंक्रीज हो रहा है। ऐसे एक कमेंट में ना ये भी बताना होगा कि उससे क्या फ़ायदा हो रहा है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो डिक्रीज हो गया है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो डिक्रीज हो गया है, तो इन्वेंट्री का यूटिलाइजेशन ठीक से नहीं हुआ। कैपिटल गियरिंग रेशियो अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा बढ़ गया है, इंक्रीज हो गया मतलब रिस्क आ गया है। फिर डिविडेंड कवरेज रेशियो गुड इनफ है, हाई है, हाई है। इंक्रीज डिक्रीज, इंक्रीज भी बोल सकते हैं और बोल सकते हैं हाई है, सफिशिएंट है। फिर प्राइस अर्निंग रेशियो अगर आप देखें तो वो भी बढ़ा है, प्राइस अर्निंग रेशियो भी इंक्रीज हुआ है, तो वो अर्निंग्स बढ़ता है, आरओई बढ़ता है, इसके कारण बढ़ता है। तो मार्केट का परसेप्शन अच्छा है, मतलब एमपीएस पे इम्पैक्ट अच्छा है, मतलब वेल्थ क्रिएशन हो रहा है। पी रेशियो बढ़ रहा है मतलब वेल्थ क्रिएशन हो रहा है, विच इज सपोर्टेड बाय इंक्रीज इन आरओई, क्योंकि जब जब कंपनी का आरओई बढ़ता है तो पी रेशियो बढ़ता है। तो अब ये सब पॉइंट्स को सजा के लिखना है। अब मैं इतना अच्छा से सजा के लिख के लाया थोड़ा सा कि आपके साथ टाइम कम डिस्कस करना पड़े यहाँ पर,
बच्चे लोग क्या होता है ना, कमेंट लिख देते हैं यूट्यूब में, वीडियो में, अरे कैसे एक ही पेज में सब घुसा के कर दिया, अरे बाबा। कमेंट से आप लोग को बड़ा घबराहट होता है। तो भाई कमेंट वमेंट मत करो, आप एडजस्ट करो थोड़ा, अपने आप प्रैक्टिस करो। मैंने पूरा समझा तो दिया ही आपको। एक ही पेज में इसलिए कराते कि सामने सामने सब दिख जाए और थोड़ा सा समय भी बच जाए, है ना। तो आई होप आपको क्लैरिटी आया होगा, आई होप आपको क्लैरिटी आया होगा कि ये क्या हुआ है नहीं हुआ है। अब एक बार और अपने से कर लेना तो और अच्छा हो जाएगा। एक बार करोगे ना अपने से सुन के, तब फायदा होगा। कर क्या है तो और भी फायदा होता है, बट फिर भी बहुत बच्चे सुनते नहीं अपने से, सुनते वीडियो ही देखते रहते हैं। तो अब इसके बाद वीडियो को रोक के यदि कर लोगे तो आपका दिमाग में बैठ जाएगा। अब आप बोलेंगे कि सर सिमिलर तो चीज़ आएगा नहीं, तो बैठा के होगा क्या? नहीं, इस सब से कॉन्सेप्ट मिलता है। तो क्या होता है ना, जब बहुत सारा कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठ जाता है तो कुछ नया भी आता है तो उसका कोरिलेटेड चीज खट से पकड़ में आ जाता है। ओके, अब देखो ये क्वेश्चन जो आया ये किससे आ गया? ये जेड स्कोर का आया और पूरा वैल्यूज निकला हुआ है और स्कोर भी निकला हुआ है। नॉर्मली अपने स्कोर निकालते हैं, फॉर्मूला रट के जाते हैं, बट यहाँ तो पूरा स्कोर भी निकाला हुआ है। और बोल क्या रहा है? मिस्टर शर्मा ने कहा है कि इंटरप्रेट करो अबव रिजल्ट्स को एंड कमेंट ऑन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द फर्म, व्हाट वुड बी योर रिस्पॉन्स। अबव रिजल्ट्स को इंटरप्रेट करो, एक क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है कमेंट ऑन द फाइनेंशियल पोजीशन, और थर्ड क्वेश्चन है व्हाट वुड बी योर रिस्पॉन्स। तीन अलग अलग सवाल पूछे गए हैं। तो इसमें नॉर्मली जब इंटरप्रिटेशन हम लोग करने लगते हैं तो हम लोग सीधा जेड स्कोर पे आके इंटरप्रिटेशन करते हैं और हमें वो रेंज याद होता है, हम उतना ही लिख के आते हैं। हमको लगता है 7 मार्क्स के लिए क्या लिखें, ये हमारा मिस्टेक होता है। इसलिए मैं बोल रहा था क्वेश्चन थोड़ा सा डेंजरस है। बट इसमें अब लिखना क्या है कि x1 x2 x3 x4 5 हर एक एक रेशियो है, तो उस रेशियो का वैल्यू को भी कंपेयर करके आप कमेंट लिख सकते हो। जैसे x1 क्या है? वर्किंग कैपिटल टू टोटल एसेट्स, ठीक है। तो अगर आप ये रेशियो देखें, टोटल एसेट्स के अगेंस्ट में वर्किंग कैपिटल लास्ट में बढ़ गया, 2010, फिर नेगेटिव हुआ, फिर बढ़ गया, मतलब नेगेटिव जाके फिर ऊपर बढ़ने लगा, तो लिक्विडिटी इंप्रूव हो रहा है। फिर रिटेन अर्निंग बाय टोटल एसेट्स क्या हो रहा है? वो घट रहा है, मतलब रिडक्शन हो रहा है, मतलब शायद आपका प्रॉफिट कम है या पे आउट ऑफ डिविडेंड ज़्यादा रहा। ईबीआईटी बाय टोटल एसेट्स से यदि देखें तो वो 1.82 फिर डिप हो गया, तो ये लास्ट में रिड्यूस हुआ है, मतलब कुछ एफिशिएंसी इशू हो रही है। फिर मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी और डेट्स का रिलेशन होता है x4, वो अगर आप देखें तो 0.922 से 0.724 हो रहा है, मतलब रिड्यूस कर रहे हैं, लो फाइनेंशियल रिस्क है। ज़्यादातर लास्ट 2 ईयर को बेस रख के कमेंट किया जाता है। सेल्स बाय टोटल एसेट्स मतलब आप एफिशिएंसी अच्छा ला पा रहे कि नहीं, तो वो दिख रहा है कि वो बढ़ रहा है, तो इंक्रीज हो रहा है, बट इसका इम्पैक्ट प्रॉफिट पे उतना नहीं दिख रहा। प्रॉफिट घट रहा है बट आपका सेल्स बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? सेल्स बढ़ रहा है और प्रॉफिट घट रहा है, इसका मतलब आप कहीं ना कहीं अपना मार्जिन को कम करके सेल कर रहे हैं का कोशिश करके रिवाइव करने का कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। ओवरऑल स्कोर अगर आप देखें तो बढ़ रहा है, तो जेड स्कोर का रेंज क्या है? अगर 1.8 से कम है तो वो बैंकरप्ट जोन में जा रहा है, और 1.8 से 3 के बीच में तो ग्रे एरिया है, 3 से ज़्यादा है तो वो सॉल्वेंट है ना। लो रिस्क माने सॉल्वेंट फर्म है, हाई रिस्क माने इनसॉल्वेंट हो रहा है, और बीच में तो ग्रे एरिया है। तो यहाँ पर हम लोग क्या बोलेंगे? ये बीच में है, 1.8 से 3 के बीच में चल रहा है, तो ये ग्रे जोन पर है, कॉशन बरतने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर अब 3 पार्ट में क्या आंसर लिखना है? इंटरप्रेट द अबव रिजल्ट्स मतलब ये आपको फॉर x1 टू x5 कमेंट करना है। कमेंट ऑन द फाइनेंशियल पोजीशन मतलब ये z स्कोर पे कमेंट करना है, मतलब जैसे कि ग्रे जोन आया। और ये व्हाट वुड बी योर रिस्पॉन्स? रिस्पॉन्स ये है कि आपको कॉशन लेने की ज़रूरत है, अभी भी इस कंपनी में सावधानी का काम रखना पड़ेगा, क्योंकि अभी भी ये सेफ जोन में नहीं आया, ठीक है। समझ गए? तो 3 तरह का कमेंट आपको लिखना है, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, बेस्ड ऑन द 3 क्वेश्चंस दैट हैज बीन आस्क्ड हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5A में आ जाते हैं।
तो ये गुडविल वैल्यूएशन के ऊपर क्वेश्चन आया है और ये सिमिलर टाइप का आपका किया हुआ है, तो बहुत ज़्यादा पेनफुल नहीं है बट टाइम कंज्यूमिंग काफ़ी ज़्यादा है। तो इसमें क्या एक बैलेंस शीट दिया हुआ है आपको। इसमें यदि आप ध्यान देंगे तो इक्विटी शेयर है, प्रेफरेंस शेयर है, रिजर्व्स है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है, ट्रेड पेबल्स है, टेंजिबल एसेट्स का फ्री होल्ड है, प्लांट एंड मशीनरी है, गुडविल है, फिर नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स है, इन्वेंट्रीज है, डेटर्स है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। 3 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है, 22, 23, 24 का प्रॉफिट्स दिया हुआ है। फिर क्या बोल रहा है, प्रेफरेंस शेयर्स आर पेबल ऑन लिक्विडेशन। ठीक है, मतलब रिडेम्पशन की उतनी आवश्यकता नहीं है, जब कंपनी बंद होगी तभी देनी है। द परचेजर वांट्स टू एक्वायर ऑल 4,500 इक्विटी शेयर। तो इस कंपनी को कोई एक्वायर करना चाहता है और पूरा इक्विटी शेयर ले लेगा, तो वैल्यूएशन करा रहा होगा। फिर द प्राइस फॉर इक्विटी शेयर इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग अजम्पशंस। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 12% एट रिवाइज्ड वैल्यूएशन एट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। गुडविल लेना है 4 times द एडजस्टेड एवरेज सुपर प्रॉफिट ऑफ द 3 year रेफर्ड अबव। फिर डिवेंचर्स बोल रहा है विल बी रिडीम्ड एट अ डिस्काउंट ऑफ 25% प्रायर टू सेल ऑफ बिजनेस एंड इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फंड फॉर दिस पर्पज इन्वेस्टमेंट्स विल बी सोल्ड आउट। ठीक है, इन्वेस्टमेंट सेल कर देंगे और डिवेंचर रिडीम कर देंगे। वैल्यू ऑफ फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 50,400 लेना है। ठीक है, तो ये सब जब कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते हैं उसमें काम आएगा। तो फ्री होल्ड का प्रॉपर्टी आपको 50,400 लेने बोल रहा है, तो 375 है, वो कैसे हो सकता है इतना कम। तो बोल रहा है इज टू बी एसरटेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ 8% रिटर्न। करंट रेंटल वैल्यू इज 50,400। इट्स नॉट द वैल्यू ऑफ फेयर वैल्यू फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, इट्स नॉट द फ्री फेयर वैल्यू, इट्स द रेंटल वैल्यू के हिसाब से वैल्यूएशन करना है। तो 50,400 डिवाइडेड बाई 8% करके फेयर वैल्यू आएगा। तो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी का फेयर वैल्यू आ गया। ठीक है, फिर उसके बाद बाकी चीज़ का अगर वैल्यू नहीं दिया हुआ है, इसका फेयर वैल्यू दिया हुआ ठीक है, बट बाकी चीज़ का वैल्यू नहीं दिया हुआ तो जो कॉस्ट है वही वैल्यू है। गुडविल जो यहाँ पे दिया हुआ वो आप कंसिडर नहीं करोगे, आप अपने से निकालोगे। इसका बोल रहा है कोटेड 3 लाख है नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स, इसका वैल्यू दिया हुआ था ना, इन्वेस्टमेंट्स का वैल्यू दिया हुआ था, ये देखो नीचे दिया हुआ है। अ क्लेम ऑफ 8250 वॉज ओमिटेड टू बी प्रोवाइडेड इन ईयर 2024। तो ये पीएल का आइटम है, आपको लेस करना पड़ेगा पीएल से, क्योंकि ये क्लेम आपने प्रोवाइड नहीं किया तो प्रोवाइड कर देना। फिर मार्केट वैल्यू ऑफ कोटेड इन्वेस्टमेंट 375 है, तो इसको बोला है सेल कर दीजिएगा, क्योंकि इसी से डिवेंचर रिडीम करेंगे, तो ये सेल कर देंगे। इसको आप कैपिटल में इंक्लूड मत करिएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड में, इसको सेल करके डिवेंचर को भी हटा देंगे। अब डिवेंचर का रिडेम्पशन कितने रुपए का होगा देखो, तो डिवेंचर कितने रुपया का है, 3 लाख का, उसमें डिस्काउंट देना है 25%, तो 75% हो गया 225 पे रिडीम होगा, बट इन्वेस्टमेंट सेल हो रहा है 375 पे, तो जो बैलेंस है वो बैंक में जुड़ेगा। फिर बोल रहे हैं नॉन रिकरिंग प्रॉफिट्स टू बी एलिमिनेटेड। 10% ऑफ प्रॉफिट्स फॉर 2023 रेफर टू अबव अरोज फ्रॉम अ ट्रांजेक्शन ऑफ नॉन रिकरिंग नेचर। तो ये अगेन पीएल से लेस करना है। फिर अ प्रोविजन ऑफ 5% ऑन सन्ड्री डेटर्स मेड इन 2024 इज नो लॉन्गर रिक्वायर्ड। द प्रोविजन वॉज when made was taken into account for purpose of income tax at 50%। तो बोल रहा है 5% सन्ड्री डेटर्स पे प्रोविज़न बनाया हुआ था जिसका अब जरूरत नहीं है। तो सन्ड्री डेटर्स ये जो दिया हुआ है ये आफ्टर प्रोविज़न दिया हुआ है, तो इसका वैल्यू 95% जैसा हो गया। 100 में 5 गया तो 95 जितना ये है, तो 100% क्या होगा वो आपको 299 250 डिवाइड बाई 95% करके पता चलेगा। तो जो फिगर आएगा उस पर 5% विल बी योर प्रोविज़न फॉर बैड डेट, जिसको बोल रहा है कि आप राइट बैक कर लीजिएगा। तो ये पीएल में ऐड बैक हो जाएगा, क्योंकि आपको अब इसका दरकार नहीं है। अब यहाँ पे सिंस इनकम टैक्स दिया हुआ है, तो आपको याद होगा इस तरह का सम्स हम लोग बनाए थे, तो आपको सिखाया था कि इनकम टैक्स जब दिया हो तो आपने जो आइटम एडजस्टमेंट किया उसके ऊपर टैक्स इम्पैक्ट भी लेना पड़ेगा। जैसे ये प्रोविज़न ऐड बैक किया, तो ऐड बैक किया तो इनकम बढ़ गया, तो इसका टैक्स देना पड़ेगा। फिर आपने जो क्लेम ओमिट किया, तो क्लेम ओमिट किया तो ये टैक्स इसका सेविंग्स होगा, क्योंकि आपका खर्चा डाला है नया तो टैक्स सेव हो जाएगा। या फिर आप
ये इनकम और ये एक्सपेंस का नेट करके उस पर भी टैक्स इम्पैक्ट एक साथ दिखा सकते हो। अच्छा, इस सब में एक ट्रिक होता है जो क्लास में भी समझाते समय आपको बताया था कि ये वाला जो पॉइंट है 10% ऑफ प्रॉफिट जो नॉन रिकरिंग का है, इस पे टैक्स इफेक्ट नहीं लेना है। क्योंकि यहाँ पे एज सच वर्डिंग जो है ना वो टैक्स का यूज़ नहीं किया है। वैसे तो ओमिटेड क्लेम में भी यूज़ नहीं किया था, फिर उधर क्यों लेना है? बस बात यही है कि उधर लेना है और इधर नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ पर क्लियरली बोला है 10% ऑफ प्रॉफिट्स फॉर 2023 रेफर टू अबव इज़ फ्रॉम नॉन रिकरिंग नेचर। तो बस उतना ही जो रेफर टू अबव फिगर है उस पर 10% हटा के नॉन रिकरिंग कर देना है। उसके ऊपर कोई टैक्स इफेक्ट का एलिमिनेशन नहीं करना है। जो रेगुलर आइटम है उस पर टैक्स एलिमिनेशन करना है। जैसे ये दोनों का आइटम जो है स्टैंडर्ड पीएल आइटम है उस पर करना है। ठीक है, तो प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग वैल्यूएशन ऑफ द कंपनी शेयर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ परचेजर आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट रिवाइज्ड वैल्यूएशन ऑफ गुडविल बेस्ड ऑन 4 years ऑफ परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट्स बेस्ड ऑन एवरेज प्रॉफिट्स ऑफ 3 years। तो एवरेज प्रॉफिट 3 years करके आप सुपर प्रॉफिट निकालोगे। एवरेज प्रॉफिट ऑफ 3 years करके आप सुपर प्रॉफिट निकालोगे। क्या करोगे? एवरेज प्रॉफिट ऑफ 3 years करके सुपर प्रॉफिट निकालोगे, फिर सुपर प्रॉफिट का 4 years करके गुडविल निकालोगे। और क्वेश्चन गुडविल तक पे नहीं है, क्वेश्चन है कंपनी का शेयर वैल्यूएशन करना है। पहले गुडविल वैल्यूएशन करनी पड़ेगी। गुडविल वैल्यूएशन का स्टेप्स एकदम क्लियर है। सबसे पहले आपको एफएमपी निकालना है। तो एफएमपी के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पर पूरा टेबल सजा लिया 22, 23, 24। ये हमारा वर्किंग नोट 1 हो गया एफएमपी का, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, जिसमें जो प्रॉफिट दिए हुए हैं वो पहले कॉपी कर लिया। व्हाट इज़ दैट प्रॉफिट? इट इज़ आफ्टर चार्जिंग डिवेंचर इंटरेस्ट बट बिफोर प्रोवाइडिंग फॉर प्रेफरेंस डिविडेंड। तो वो पूरा लिख लिया। फिर जो एडजस्टमेंट करना है वो एडजस्टमेंट किया। क्लेम ओमिटेड है 2024 में, वो माइनस किया। फिर अपना जो नॉन रिकरिंग आइटम है उसका 10% जो गिवन प्रॉफिट है वो हटाया। फिर जो प्रोविज़न फॉर बैड डेट का इफेक्ट हटाना है तो ध्यान देना उसका फिगर कैसे लिया, 299 250 डिवाइड बाई 95% करके जो फिगर आया उसका 5%, तो 15750 आया। और फिर इन दोनों पे नेट करके टैक्स इम्पैक्ट भी एक लिया गया है कि ये इनकम बढ़ गया, ये खर्चा बढ़ गया, तो इसका टैक्स इम्पैक्ट आ गया। ठीक, ध्यान क्या देने का है कि इसके ऊपर टैक्स इम्पैक्ट नहीं लेना है जो नॉन रिकरिंग आइटम का। क्यों नहीं लेना है पता नहीं, वो शायद वर्डिंग का चक्कर है। ये अपने मैट में भी इंस्टीट्यूट में ऐसे ही पकड़ के किए थे। ये एक अजम्पशन जैसा ही आप ऐसा समझ लो। फिर एडजस्टेड पैट आ गया। फिर इस एडजस्टेड पैट में कोई ट्रेंड नहीं दिख रहा है, फ्लक्चुएटिंग है, बढ़ा और घटा। तो सिंपल एवरेज ले लिया। सिंपल एवरेज लेने के बाद अब ये पैट से एडजस्टमेंट करके ऊपर जाएंगे। इंटरेस्ट के बाद दिया हुआ है तो अपने को ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना है, तो इंटरेस्ट ऐड बैक करा। कितना इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर ऐड बैक होगा? 3 लाख का 5%, 3 लाख का 5%। और उस पर भी टैक्स हम लोगों का सेव होता है। तो जो इंटरेस्ट कॉस्ट नेट ऑफ टैक्स है उसको ऐड बैक कर दिया। जो इंटरेस्ट कॉस्ट नेट ऑफ टैक्स है उसको ऐड बैक कर दिया। अदरवाइज आप इंटरेस्ट कॉस्ट तीनों से घटा भी सकते थे और फिर एवरेज कर सकते थे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट इंटरेस्ट को नेट ऑफ टैक्स यहाँ पे ऐड बैक कर दिया। लेस कर दिया हमने इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स आफ्टर टैक्स। लेस कर दिया हमने इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स आफ्टर टैक्स, क्योंकि ये इनकम अब आएगा नहीं। तो ऊपर में जो प्रॉफिट लिया हुआ था उसमें तो वो इंक्लूडेड था, बोला नहीं है बट ये इम्प्लाइड है ना, क्योंकि आपका तो ये इन्वेस्टमेंट चल रहा है, अभी इन्वेस्टमेंट अपने सेल ऑफ कर दिए तो वो इनकम अब आएगा नहीं। तो नो लॉन्गर अर्नड इनकम को भी आपने हटा दिया, क्योंकि ये मेंटेनेबल नहीं, बिकॉज इन्वेस्टमेंट हम अभी सेल कर रहे हैं। तो 3 लाख का 10% करके आता है और उस पर भी 50% टैक्स लग जाता है, तो 50% इनकम होता है। इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर उसका इनकम को रिमूव करके एफएमपी बिफोर प्रेफरेंस डिविडेंड निकाला, फिर प्रेफरेंस डिविडेंड भी माइनस किया तो एफएमपी आया। तो प्रेफरेंस डिविडेंड हमेशा जो फाइनल एवरेज आता है उसी से माइनस करते हैं, ध्यान रखिएगा। तो एफएमपी आ गया। तो ये क्या प्रैक्टिस करते करते इसमें जितने एडजस्टमेंट्स होते हैं वो आपको क्लिक कर जाते हैं। इसके जितने भी सवाल अगर आप इंस्टीट्यूट मैट में देख के रखें तो आपको क्लिक कर ही जाएंगे। और ये तो सिमिलर सम भी है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, बट फिर भी आपको बताया एफएमपी आ गया।
सेकेंड वर्किंग नोट होता है कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का एट फेयर वैल्यू। तो इसमें फ्री होल्ड प्रॉपर्टी का 50,400/8% करके आएगा, प्लांट मशीनरी का सेम आएगा, स्टॉक का सेम आएगा, डेटर्स का जो प्रोविजन का इफेक्ट एलिमिनेट होके आना है वो आएगा। बैंक का देखो, जो इन्वेस्टमेंट सेल कर दिया वो प्लस हो गया, जो डिबेंचर रिडीम कर दिया वो माइनस हो गया, तो नेट बैंक बैलेंस थोड़ा सा बढ़ के आ गया। क्रेडिटर्स में क्लेम का वैल्यू जोड़ना है क्योंकि पीएल में लेस किया गया तो उसका इफेक्ट कैपिटल एम्प्लॉयड में भी आएगा। और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड डिविडेंड हम लोगों का अलग से माइनस किया गया है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 1,50,000 एंड कौन सा डिविडेंड एंड प्रेफरेंस डिविडेंड ये माइनस भी किया जाता है बिकॉज अपने ऑल एक्सटर्नल लायबिलिटीज माइनस कर देते हैं इंक्लूडिंग प्रेफरेंस डिविडेंड। और एडिशनल टैक्स लायबिलिटी जो जनरेट हुआ उसको भी हम लोगों ने डाला, तो ये सब छूट जाता है अगर आप प्रैक्टिस नहीं किए हो। तो ये सब स्मॉल स्मॉल एलिमेंट्स हैं जो आपके छूट जाएंगे तो आपका आंसर मैच नहीं करेगा। फिर नेटवर्थ आ गया इक्विटी शेयर्स का। अब गुडविल निकालना है तो जो अपना कैपिटल एम्प्लॉयड आया उस पर 12% लगाएंगे तो नॉर्मल प्रॉफिट, और एफएमपी से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट को इंटू 4 करेंगे तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, फिर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल से वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स निकालना है तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल ले लिया प्लस जो नेटवर्थ ऊपर में आया था वो ले लिया, तो टोटल नेट एसेट्स आ गया, नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर दिया तो वैल्यू पर इक्विटी शेयर आ गया। सुनने में जितना आसान करने में उतना मुश्किल, तो अभी पूरा सुन लियो और अपने से अगर अभी तक वापस करने का प्रयास नहीं कर रहे हो तो ये सुना हुआ भी बेकार हो जाएगा। ठीक है, तो पॉइंट क्या, आप ये घड़ी लगाकर चेक करिएगा कि आप कितना देर में कर पाए। मतलब सब कुछ आने के बाद भी ये जो 7 मार्क का क्वेश्चन है ये एक्चुअली 14 मार्क का क्वेश्चन होना चाहिए। 7 मार्क के लिए दिया हुआ है तो उसमें टाइम बहुत खप जाएगा, छूटने का चांस है। इसलिए पेपर जाना माना होने के बावजूद मतलब कंप्लीट करना मुश्किल है। खैर, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है, जेनॉन लिमिटेड रिपोर्टेड अ प्रॉफिट ऑफ 100.32 lakhs आफ्टर 34% टैक्स फॉर द फाइनेंशियल ईयर 24-25. An analysis of the accounts revealed that income included extraordinary items of 14 lakh and an extraordinary loss of 5 lakh. तो बोल रहा है ये प्रॉफिट है आफ्टर 34% टैक्स, तो हम लोग पीबीटी निकाल सकते हैं। फिर बोल रहा है आपका इनकम में इंक्लूडेड एक्स्ट्रॉर्डनरी आइटम ऑफ 14 लाख एंड एक्स्ट्रॉर्डनरी लॉस ऑफ 5 लाख, तो इसको आप एलिमिनेट कर दीजिए। इनकम है 14 लाख का, ठीक है, और आपका लॉस है 5 लाख का, तो लॉस एड बैक हो जाएगा और इनकम सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। एग्जिस्टिंग ऑपरेशन एक्सेप्ट फॉर एक्स्ट्रॉर्डनरी आइटम आर एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू इन फ्यूचर, तो फ्यूचर में टर्म प्रॉफिट निकल जाएगा। फर्दर अ न्यू प्रोडक्ट इज लॉन्च, उसके एक्सपेक्टेशंस हैं, सेल्स है इतना, मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट है इतना, तो नेट प्रॉफिट आ रहा है उससे 24, तो ये इनकम में ऐड हो जाएगा। कंपनी हैज़ 50 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 रुपीज़ ईच, 80,000 9% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 रुपीज़ ईच एंड पी रेशियो बीइंग 6 टाइम्स, कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 12% पोस्ट टैक्स। कंप्यूट करना है वैल्यू ऑफ बिजनेस, डिटरमाइन द मार्केट प्राइस फॉर इक्विटी शेयर। वैल्यू ऑफ बिजनेस निकालना है तो यहाँ पर जो साधन है वो एफएमपी का है, ये सिमिलर सम आपका किया हुआ है, कोई उसमें बहुत टेक्निकल चीज़ नहीं है, ये जल्दी हो जाएगा। ये 7 मार्क का डिजर्व करता है, ऊपर वाला 14 मार्क का डिजर्व करता है। खैर, तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, एफएमपी निकालेंगे पहले। एफएमपी कैसे निकले, 100.32 डिवाइडेड बाई 34 को 1 माइनस 0.34 करके डिवाइड करेंगे तो आ रहा है 152। फिर एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम जो है वो आपका इंक्लूडेड है तो सब्ट्रैक्ट करो, एक्स्ट्राऑर्डिनरी लॉस लेस किया हुआ तो उसको ऐड बैक करो। फिर न्यू प्रोडक्ट का प्रॉफिट है 24 तो पीबीटी आ गया। फिर पीबीटी से आप लेस करेंगे टैक्स एट द रेट 34% तो एफएमपी आ गया, और वैल्यू ऑफ बिजनेस निकालने के लिए एफएमपी को कैपिटलाइज कर देंगे तो इट इज कम 918.5। और फिर बोल रहा मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर बताओ, तो अगर ये वैल्यू ऑफ बिजनेस है तो इसमें से हम लोग प्रेफरेंस शेयर का अगर वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर दें, हिसाब से वैल्यू बिजनेस में से प्रेफरेंस शेयर का वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर दे तो वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर ही आ जाता है हिसाब से। लेकिन यहाँ पे पी रेशियो दिया हुआ है, तो ये भी एक ट्रिक है कि पी रेशियो यदि दिया हुआ है तो आप कैसे करेंगे, तो उस समय आपको करना है एफएमपी जो आया उससे माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड करेंगे तो आएगा नेट एफएमपी फॉर इक्विटी शेयर होल्डर।
ठीक है, देखो उसको हम ईफेश बोल दिए। फिर नंबर ऑफ शेयर्स मेरे को मालूम है 50 लैक्स, तो ईपीएस आया, फिर ईपीएस इंटू पी किया तो एमपीएस आ गया। तो ये प्रोसेस में भी मिस्टेक होने का संभावना है। और यदि आप जस्ट वैल्यू ऑफ बिजनेस निकालने, वैल्यू ऑफ शेयर निकालने के लिए वैल्यू ऑफ बिजनेस माइनस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर कर दोगे तो वो रॉन्ग हो सकता है। ठीक है, तो उस समय ध्यान रखना वो रॉन्ग हो सकता है। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, 6A में आ जाओ। तो ये क्या है, ये कंपैरेटिवली 5 के बाद ये आसान क्वेश्चन है, लिटरली आसान क्वेश्चन है। सर आप बोल रहे थे 4 हार्ड है, मेरे को तो 5 हार्ड लगा, बट 5 फिर भी क्या ना, दोनों क्वेश्चन देखा हुआ है। और में थोड़ा सा मेरे को लगा यार कि देखा हुआ नहीं है तो उससे बचा जाए। 5 अगर हाथ चला के स्पीड में कर लिया जाए और प्रैक्टिस किया हुआ था तो 5 निकल जाता। खैर 6A में आओ। पांडा लिमिटेड होल्ड्स 4 लाख शेयर्स ऑफ AMGI लिमिटेड एट अ कॉस्ट ऑफ 48 lakhs. Following is the latest possible balance sheet of AMGI Limited. Equity share capital, other equity, non-current liabilities, तीनों मिला के आ रहे टोटल लाइबिलिटीज एंड इक्विटी। फिर नॉन करेंट एसेट्स, नेट वर्किंग कैपिटल, टोटल एसेट्स। फिर द फेस वैल्यू पर शेयर इज ₹10। नॉन करेंट एसेट ऑफ MG लिमिटेड इंक्लूड्स लैंड एट कॉस्ट ऑफ 1 लाख, 100 लाख, एंड फेयर वैल्यू ऑफ सच लैंड इज 175। ठीक है, फिर MG लिमिटेड एज अ कंटिजेंट लाइबिलिटी ऑफ 12 लाख विच इज नॉट रिफ्लेक्टेड इन द बैलेंस शीट। फिर एज अ वैल्यूअर यू बिलीव दैट कंटिजेंट लाइबिलिटी इज लाइकली टू बी इनकर्ड। तो ये सब एडजस्ट करना है फेयर वैल्यू निकालने के लिए। बस आ गया फेयर वैल्यू पर शेयर निकालो। तो कैसे निकालेंगे, तो आप एसेट साइड से जा सकते हो, लाइबिलिटी साइड से भी जा सकते हो। अब एसेट साइड से मैं जाता हूँ, मान लो नॉन करेंट एसेट्स और नेट वर्किंग कैपिटल है, तो नॉन करेंट एसेट्स में लैंड इंक्लूडेड है, तो मेरे को क्या करना है, माइनस करना है 100 प्लस करना है 175, यानी 75 लाख का डिफरेंस लैंड का एडजस्ट करना है। और वर्किंग कैपिटल में 12 लाख का एक लाइबिलिटी प्रोवाइड करना है, तो 75 लाख ऐड किया और 12 लाख सब्ट्रैक्ट कर दिया और नेट वर्किंग कैपिटल जोड़ लिया। और नेट वर्किंग कैपिटल जोड़ने के बाद जो आया वो वैल्यू ऑफ डेट प्लस इक्विटी आया। हम लोग को वैल्यू पर शेयर निकालना है, तो वैल्यू ऑफ इक्विटी के लिए आपको डेट का भी जो वैल्यू है वो भी सब्ट्रैक्ट करना है। ये यहाँ पे छूट जाता है। हम लोगों का हैबिट क्या होता है, एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू वैल्यू, कैपिटल एम्प्लॉयड तक चले जाते हैं। बट यहाँ पे ये देखना है कि एक्सटर्नल लाइबिलिटी सब्ट्रैक्ट करनी है। अगर प्रेफरेंस शेयर होता है तो वो भी सब्ट्रैक्ट होता है। तो ये प्रैक्टिस से क्लिक करता है कि ये भी सब्ट्रैक्ट करना है। प्रैक्टिस नहीं करके आते ना आप तो सीधा एक बार समझ देख के आते तो मोटा मोटा ध्यान आ जाता है, बट एक दो चीज छूट जाता है। तो अगर आपको ध्यान था तो आप बच गए। तो नॉन करेंट लाइबिलिटी माइनस करा तो आ गया ये नेट फेयर वैल्यू ऑफ शेयर्स, नेट फेयर वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स, और उसको नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर दिया तो फेयर वैल्यू पर इक्विटी शेयर आ गया। फिर पार्ट 2 में क्या बोल रहा है, एस्टिमेट द फेयर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स इन द बुक्स ऑफ पांडा लिमिटेड। तो हमारा एक शेयर का वैल्यू 40.35 है, पांडा के पास 4 लाख शेयर्स हैं तो इंटू 4 लाख। फिर बोल रहा है एस्टिमेट CAGR, चेंज इन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इफ इन्वेस्टमेंट वाज मेड 4 years ago। तो आज का वैल्यू 161.4 है और स्टार्टिंग में खरीदा था 4 लाख का चीज़ 48 लाख में, तो 48 लाख और 161.4 से प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू का इक्वेशन बना दीजिए। 161.4 इज इक्वल टू 48 इंटू 1 प्लस आर के पावर में 1 प्लस आर के पावर में 4। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आर का वैल्यू आ जाएगा, है ना। तो ये सॉल्व करने के लिए कोई डर्टी पावर नहीं चाहिए, सिंपल 1/4 यानी कि 2 बार रूट करने से भी हो जाएगा। तो ये इजी क्वेश्चन था, अगर आप देख पा रहे हैं किया हुआ भी आपका, कोई बड़ी बात नहीं। 5 नंबर इजी था, किया हुआ था, लेकिन लेंदी क्वेश्चन। 5 नंबर टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन, 6 नंबर इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट आइए EVA का क्वेश्चन है, इसको ठीक से पढ़ते हैं, समझते हैं और देखते हैं इसमें क्या बोल रहा है। बैलेंस शीट दिया हुआ एज ऑन 31 मार्च एनुअल रिपोर्ट से निकालकर नॉन करेंट एसेट्स है। इसमें देखिए एक आइटम है फाइनेंशियल एसेट्स। ये क्या होता है, फाइनेंशियल एसेट्स मतलब ये पैसा आपके बिजनेस में नहीं लगा हुआ है, कहीं और इन्वेस्ट किया हुआ है, तो ये EVA का कैलकुलेशन का पार्ट नहीं बनता है। EVA इज ऑलवेज अबाउट योर ओन
बिजनेस, इन्वेस्टमेंट एंड इट्स ओन इनकम। तो इसका इनकम भी अगर कुछ दिया होगा तो वो भी एलिमिनेट करना पड़ेगा। करंट एसेट्स में भी फाइनेंशियल एसेट्स दिया हुआ है, उसमें करंट इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, तो ये बिजनेस का पार्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कैश इन हैंड जैसा होता है। फिर आपको ये सब आइटम्स करंट एसेट्स के मिल गए, इक्विटी लाइबिलिटीज़ मिल गए, करंट लाइबिलिटीज़ मिल गए। पीएल का स्टेटमेंट में रेवेन्यू दिया हुआ, अदर ऑपरेटिंग इनकम दिया हुआ, और ये देखो दो आइटम दिया हुआ है जो फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट से जुड़ा हुआ है और नॉन ऑपरेटिंग इनकम बोल के ही दिया हुआ है, तो इसको आपके कैलकुलेशन से एलिमिनेट करके चलना है। एक्सपेंसेस सारे दिए हुए हैं और एक्सपेंसेस में कोई ऐसा आइटम नहीं दिख रहा जो नॉन ऑपरेटिंग टाइप का है, सब ऑपरेटिंग ही है। फिर प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, एक्सेप्शनल आइटम एंड टैक्स आपको दे दिया है, दैट इज काइंड ऑफ ईबीआईटी। फिर लेस किया इंटरेस्ट, लेस एक्सेप्शनल आइटम्स। एक्सेप्शनल आइटम्स बाद में लेस किया हुआ है तो अपने को ध्यान देने का चीज़ ही नहीं है अपने को, तो बिफोर एक्सेप्शनल आइटम्स ही चाहिए जो ईबीआईटी अपने को मालूम है, बट इसके अंदर ये फालतू का इनकम जो घुसा हुआ उसको एलिमिनेट करना पड़ेगा। टैक्स पेड करके पैट दिया हुआ है, क्वेश्चन बोल रहा है ईवीए निकालो, WACC आपका अगर 12.5% है तो कैसे करना है? ईवीए का एक फ्लो होता है, सबसे पहले क्या लेना है, नो पैट लेना है। नो पैट कैसे आता है? ईबीआईटी इंटू 1 - टी करके आता है। ईबीआईटी क्या है? 1323.5 है, बट इसके अंदर नॉन ऑपरेटिंग इनकम घुसे हुए हैं तो उसको हटा दो। 250 और 1.25 को हटा के जो नेट आएगा वो ईबीआईटी को लेकर इंटू 1 - टी यदि आप करोगे तो नो पैट आएगा। तो देखो मैंने यहाँ पे वर्किंग नोट 1 में ये काम राइट साइड में किया हुआ है। नो पैट में पीबीआईटी लिया, नॉन ऑपरेटिंग इनकम हटाया, ईबीआईटी आया, लेस टैक्स एट द रेट 30% करके नो पैट आ गया दिस। अब सेकेंड वर्किंग होता है, नो पैट के बाद हम लोग को चाहिए क्या? कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए। तो नोट नंबर 2 हमने बनाया कैपिटल एम्प्लॉयड का। तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते समय हम क्या करेंगे? इक्विटी ले लिए, डेट ले लिए, ठीक है, बट खाली इक्विटी और डेट लेने से कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं आता, जो पैसा अपने बिजनेस में लगा हुआ वो लेना है। तो कुछ पैसा यहाँ पे अपने बिजनेस में नहीं लगा हुआ है तो उसको यहाँ से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट्स अपने इक्विटी से सब्ट्रैक्ट करते हैं, अगर आपको ध्यान हो नेट इक्विटी निकालने के लिए। तो इक्विटी नॉन करेंट लायबिलिटी में से लेस करना है फाइनेंशियल एसेट्स। अगर आप ये भूल गए तो पूरा जीरो हो जाएगा सब, ईवीए का आंसर मैच ही नहीं होगा, राइट। तो ये माइनस करना है। फिर इसके बाद ईवीए निकालने के लिए बहुत ईजी है, नो पैट लिखा माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू कॉस्ट ऑफ कैपिटल करके आंसर आ गया। ईवीए पॉजिटिव है तो कंपनी वेल्थ क्रिएट कर रहा है। बट क्या ये फाइनेंशियल एसेट्स ऐसे छुपा के यहाँ पे जो नॉन करेंट एसेट के हेडिंग में दिया हुआ है तो इसके कारण रॉन्ग हो जाता है। और रेवेन्यू के अंदर भी ये जो नॉन ऑपरेटिंग इनकम घुसा हुआ है इसके कारण रॉन्ग हो जाएगा। हालांकि कॉन्सेप्ट इजी है बट ये छोटा सा ट्विस्ट के कारण मिस्टेक हो सकता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में आ जाइए। 7 नंबर चैप्टर 9 से आया है। यहाँ पे क्या बोल रहा है देखिए, रज्जन और रेखा दो कंपनी हैं, इंडिपेंडेंटली ऑपरेट करते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उनके दिए हुए हैं, आपको रेवेन्यू दिया है, COGS दिया है, माइनस करके EBIT आ रहा है, ग्रोथ रेट दिया है, COC दिया है। बोथ फर्म्स आर इन स्टेडी स्टेट, मतलब उसका जो ग्रोथ रेट है वो कांस्टेंट चलता रहेगा। विथ कैपिटल स्पेंडिंग ऑफसेट बाय डेप्रिसिएशन, मतलब ग्रोथ के लिए नया कैपिटल अगर आएगा तो डेप्रिसिएशन से ऑफसेट हो जाएगा, मतलब पुराना जाएगा नया आएगा, तो उसके लिए अलग से कैपिटल आउटफ्लो नहीं होना है। नो वर्किंग कैपिटल इज रिक्वायर्ड। बोथ फर्म्स फेस अ टैक्स रेट ऑफ 40%। टैक्स रेट ओमिट हो जाता है वर्किंग्स में। Combining the two firms will create economies of scale in the form of shared distribution and advertising cost, which will reduce the COGS from 70% to 65%. तो कंबाइन करने से सिनर्जी आएगा, कंबाइंड कॉस्ट 65% ही लगना है COGS पे। Assume that there is no debt capital। करना क्या? वैल्यू ऑफ टू फर्म्स बिफोर द मर्जर, वैल्यू ऑफ कंबाइंड फर्म विद सिनर्जी इफेक्ट। तो बिफोर मर्जर वैल्यू निकालनी है तो दोनों का अलग अलग वैल्यू करना है, और ग्रोथ रेट दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, तो आपको वो अर्निंग्स इंटू 1+G/K-G का फॉर्मूला लगाना है। ध्यान रहे फॉर्मूला में अर्निंग्स होता है। अब अर्निंग्स में EBIT दिख रहा है तो एक्साइटेड नहीं होना है, टैक्स भी दिया हुआ है, तो EBIT से आपका अगर डेट होता तो इंटरेस्ट माइनस करते, फिर EBT आता, फिर टैक्स माइनस करते। क्वेश्चन में बोल देता नो डेट, तो आप मान लो EBIT से बस टैक्स माइनस करके पैट निकालो, उस पैट को फिर इंटू 1+G/K-G से दोनों का वैल्यूएशन कर दो। तो देखो मैंने EBIT लिया 2 लाख और 160, उसमें से लेस किया टैक्स तो पैट आ गया। पैट से फिर वैल्यू ऑफ फर्म निकाला विच इज़ इक्वल टू पैट इंटू 1+G/K-G करके आंसर आ गया 31,80,000 और 25,92,000, और दोनों को मर्ज कर दिया तो आ गया 57.72 लाख। दोनों को मर्ज कर दिया तो आ गया 57.72 लाख। तो ये
दोनों का मर्ज्ड तो पूछा नहीं है, बट बिफोर मर्जर दोनों का इंडिपेंडेंट वैल्यू ये है। अब दूसरा सवाल पूछा है वैल्यू ऑफ कंबाइंड फॉर्म बताओ विद सिनर्जी इफेक्ट। तो उसका वैल्यू निकालने में कहाँ पंगा आता है। देखो कंबाइंड फॉर्म का आपको सेल्स तो मिल गया, कंबाइंड फॉर्म का COGS बोल दिया 65%, तो वो भी ले लिया, कंबाइंड फॉर्म का EBIT आ गया। अब कंबाइंड फॉर्म का पैट चाहिए तो लेस आप टैक्स भी कर लो, तो ये कंबाइंड फॉर्म का एक तरह से पैट आ गया। अब पैट के साथ क्या चाहिए, कंबाइंड फॉर्म का कंबाइंड ग्रोथ रेट और कंबाइंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो ग्रोथ रेट को कंबाइन कैसे करें और कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कंबाइन कैसे करें, ये एक सवाल है। ये नहीं दिया हुआ है तो आदमी घबरा जाता है, 6 ले कि 8 लें कि एवरेज करें। तो इसका ट्रिक क्या है कि कंबाइंड फर्म पे जो ग्रोथ रेट होगा वो ग्रोथ रेट आप इन दोनों का एवरेज करके लोगे। कौन सा एवरेज, वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज में वेट क्या होगा, जो इनका वैल्यू ऑफ फर्म विदाउट कंबाइनिंग आया वो वेट बनाकर वेटेड एवरेज ग्रोथ रेट लोगे। वैसे ही कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी वेटेड एवरेज ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल लोगे बाय यूजिंग वेट एज द प्रीवियस वैल्यू विदाउट कंबाइनिंग। तो ये अगर आपको क्लिक कर गया तो आप सम बना लिए। अब जैसे मैं पहली बार जब कर रहा था तो मेरे को तो ये क्लिक नहीं किया, सच बताऊं तो मेरे को क्लिक नहीं किया। तो मैं कैसे सम सॉल्व किया मैं वो दिखाता हूँ। तो मैंने क्या किया, आफ्टर मर्जर 65% COGS निकालकर अलग अलग वैल्यूएशन किया और वैल्यू ऑफ फर्म अलग अलग ही निकाला और फिर कंबाइन करके बोला देखो ये कंबाइंड फर्म की वैल्यू आ गई आफ्टर द सिनर्जी इफेक्ट। 66.78 आया मेरा। ये मेरा सॉल्यूशन है क्योंकि मेरे को क्लिक ही नहीं किया। अब ये राइट होगा कि रॉन्ग होगा, आंसर इज रॉन्ग होगा। क्यों, क्योंकि इंस्टीट्यूट ने ऑप्शन में दिया ही नहीं, विल नॉट बी कंसिडर्ड। बट क्या होता है एग्जाम में, ऐसा आपको भी तो कुछ क्लिक कर रहा होगा, मेरे को ऐसा क्लिक किया। अब इंस्टीट्यूट का सोल्यूशन देखे तो समझ में आया कि ग्रोथ रेट को वेटेड एवरेज करना है और कॉस्ट ऑफ कैपिटल को भी वेटेड एवरेज करना है। तो कंबाइंड WACC निकालो और क्या बोला है, कंबाइंड ग्रोथ रेट निकालो जिसमें वेट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फर्म्स विदाउट मर्जर। बस ये ट्रिक था इसका। तो ये होने के बाद फिर तो हो ही गया, सेल्स कंबाइंड आया हुआ है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 65% के हिसाब से लेना है, EBIT है, टैक्स मालूम ही है, पैट आ गया। फिर उस पैट को ग्रोथ रेट कंबाइन करके और WACC से माइनस कर दिया बस। तो आंसर बहुत ज़्यादा डिफर नहीं किया। मेरे को लगता है डेसिमल वगैरह का इफेक्ट भी हो सकता है, बट खैर जो भी है, मेरा आंसर अगर 6741 आएगा तो ही नंबर मिलेगा, नहीं आया तो नंबर नहीं मिलेगा। अब किसी भी कारण से मान लो यहाँ पे 6741 ही आ जाता तो अप्रोच है जैसा भी वो मार्क्स मिल जाता अपने, बट नहीं आया तो जो IC में ही बोले वही सही है। तो ये वाला क्वेश्चन में पार्ट A तो हो जाता है बट पार्ट 2 में डाउट आ जाता है। तो ये सब सरप्राइज जो एग्ज़ाम में आ रहे हैं वो आपका स्ट्रेस टेस्टिंग कर रहा है, तो ठीक है आपको उतना बियर करना पड़ेगा, है ना। तो इसी कारण से पेपर क्या है ना, थोड़ा सा टफ लगने लगता है। बट आप ये वाला क्वेश्चन देखो एकदम इजी है, इसमें कुछ करना ही नहीं है। आपका बोल रहा है प्रीतम लिमिटेड इज कंसिडरिंग एक्विजिशन ऑफ सोहम विच हैज 3.1 करोड़ शेयर्स इशूड एंड आउटस्टैंडिंग। मार्केट प्राइस पर शेयर ऑफ सोहम इज 440 एट प्रेजेंट। प्रीतम लिमिटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 12%. कैश इनफ्लोज एंड सोहम कैश इनफ्लोज ऑफ सोहम कंपनी फॉर नेक्स्ट 3 years आर एज अंडर। तो कैश इनफ्लोज दिया हुआ है, यू रिक्वायर टू कैलकुलेट रेंज ऑफ वैल्यूएशन दैट प्रीतम हैज टू कंसिडर। PV फैक्टर एट 12% फॉर 3 years आर गिवन। तो PV फैक्टर दिया हुआ है, कैश फ्लो दिया हुआ, तो पहले डिस्काउंट तो मारो, तो टोटल प्रेजेंट वैल्यू आ गया। टोटल प्रेजेंट वैल्यू निकाला 1415.86 आया। और मेरे को क्या बोल रहा है, रेंज ऑफ वैल्यूएशन बताओ। तो इसमें अब मार्क्स कहाँ पे कट सकता है पता है, रेंज ऑफ वैल्यूएशन में वैल्यू पर शेयर बताना है कि टोटल में बताना है। तो आंसर इस दोनों में बताना है जब रेंज ऑफ वैल्यूएशन है, तो मैंने इसे लिखा हुआ है पर शेयर एंड टोटल दोनों बताना है। ये भूल गए तो गड़बड़ हो जाएगा, थोड़ा मार्क्स काट सकता है क्या पता। तो ये 1415.86 है, टोटल शेयर्स 3.1 है, तो डिवाइड करके 456.73 आया और करंट मार्केट प्राइस 440 है। रेंज ऑफ वैल्यूएशन हो गया 440 टू 456.73 ऑन पर शेयर बेसिस, और टोटल बेसिस में जाएंगे तो 440 इंटू 3.1 करने से टोटल वैल्यू आ रहा है 440 इंटू 3.1 करके 1364।
तो रेंज ऑफ वैल्यूएशन टोटल में 1364 करोड़ टू 1415.86 करोड़ भी होगा। तो ये मैंने यहाँ पे आंसर आपको लिख के दे दिया, बट ये फिर भी इजी था, ये सेम चीज़ किया हुआ, ये तो बहुत बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट 8A क्वेश्चन जो है ये मार्जिनल कॉस्टिंग का क्वेश्चन जैसा आ गया, बेसिक्स से जुड़ा हुआ। चैप्टर 5 में से कई सारे बेसिक क्वेश्चन दिए हुए हैं, बट वो वाले ही आए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। Last year, Mr. Sandeep was engaged as a consultant to the expert electricals and prepared some analysis of CVP relationships. Among his findings was that the profit volume ratio was 40% of the firm's planned selling price of 50. Selling price of 50, PV ratio 40%. The firm expected to sell 8,000 units at a price of 50. तो आपका यूनिट से 8,000, which would result in an income of 96,000. तो इनकम है 96,000. Sandeep stressed the point in his report to the chief executive of the company that profits would change at the rate of 0.4 per rupee change in sales. तो PV ratio अगर 40% है तो समझ में आता है कि change in profit by change in sales 0.4 है, तो obvious बात है. The chief executive called Sandeep to tell him that the result did not come out as were told to him. तो consultant से गुस्सा हो गए. The firm earned profits of 126,400 on sales volume of 453,600 और हमारा प्रॉफिट तो इतना आया. Although variable costs per unit were incurred as expected, the firm had higher fixed costs than expected because of 4,000 advertising campaign. तो फिक्स कॉस्ट बढ़ गया, इसलिए शायद मैच नहीं किया. तो पीवी रेशियो का ये गोल्डन रूल आपको मैंने पहले भी बताया हुआ है, इंटर में समझाया हुआ है, फाइनल में भी पढ़ाया हुआ है कि ये तभी अप्लाई होता है, ये फॉर्मूला चेंज इन प्रॉफिट बाय चेंज इन सेल्स, जब आपका अजम्पशंस होल्ड करेगा कि आपका सेलिंग प्राइस पर यूनिट कांस्टेंट होना चाहिए, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कांस्टेंट होना चाहिए और टोटल फिक्स कॉस्ट कांस्टेंट होना चाहिए. अगर ये तीनों कांस्टेंट नहीं है तो आपका ये फॉर्मूला होल्ड ही नहीं करेगा. तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है वेरिएबल कॉस्ट तो सेम है, फिक्स कॉस्ट हाई हो गया, तो फॉर्मूला होल्ड कैसे करेगा. फिर फर्दर बोल रहा है कैंपेन वॉज कपल्ड विद एन इंक्रीज इन सेलिंग प्राइस ऑल्सो, तब कैसे होल्ड करेगा. हाउएवर संदीप इज आस्क्ड टू एक्सप्लेन व्हाई प्रॉफिट्स डिड नॉट इंक्रीज बाय 40% of the added sales volume of 53,600 but rather somewhat more. एक्सप्लेन कर दो भाई, assumption का खेला है. तो पहला सवाल क्या, रिकंस्ट्रक्ट द इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर बेस्ड ऑन द एक्चुअल रिजल्ट्स. तो आपको करंट सिस्टम और प्रपोज सिस्टम दोनों इनकम स्टेटमेंट के फॉर्मेट में दिखाना है और डिटरमाइन करना है नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड एंड सेलिंग प्राइस, तो वो भी कर देना है सेकेंड पार्ट में. और एक्सप्लेन करना है वाई रिजल्ट्स वेर एट वेरियंस विद द प्लान रिजल्ट. बहुत ईजी है, एक्सप्लेन करने के लिए अजम्पशन बोल रहे हैं, एक्सप्लेन में अजम्पशंस के बारे में बोलना है आपको, ठीक है. नेक्स्ट क्या बोल रहा है, अब देखो ये मैं बहुत इजीली कर पाया. संदीप जो बोल रहा था पहला वाला 50 रुपीज़ था, 4 लाख कैसे आया, 8,000 यूनिट्स था तो इंटू 8,000 कर दिया. पीवी रेशियो 40% था, तो 40% होने के कारण कंट्रीब्यूशन 20, वेरिएबल कॉस्ट 30, तो ये वर्किंग कर लिया गया. और प्रॉफिट 96,000 था तो बैलेंसिंग फिगर फिक्स कॉस्ट का निकाल लिया गया. और अब सीईओ जो बोल रहा है नया सिचुएशन, उसमें सेल्स उसने बोला 453,600, गिवन वाला को मैंने ब्लू में लिखा, और इनकम कितना हुआ वो यहाँ पर अपने को बता दिया था 126,400, तो प्रॉफिट पे लिख दिया मैंने. फिक्स कॉस्ट बोला 4,000 हायर है तो प्लस 4,000 बढ़ा के मैंने 68 लिख दिया. तो बैलेंस किया तो आपका कंट्रीब्यूशन आ गया बैक कैलकुलेशन से, और फिर वेरिएबल कॉस्ट आ गया. वेरिएबल कॉस्ट में रेट पर यूनिट बोला है सेम, तो यूनिट्स निकल आया विच इज़ 259,200 डिवाइडेड बाई 30 करके, और उसी यूनिट से फिर मैंने यूनिट्स की मदद से सेलिंग प्राइस निकाल लिया. तो सेलिंग प्राइस कैसे आया, 453,600 डिवाइडेड बाई ऊपर में जो यूनिट्स है 8640 उससे. तो ये वर्किंग मार्जिनल कॉस्टिंग की बुद्धि से हो गई. तो ये पार्ट 1 और 2 आंसर हो गया ना. तो आंसर में आपको क्या लिखना है, रिक्वायर रिकंस्ट्रक्ट द इनकम स्टेटमेंट. तो आपको प्रॉपरली आंसर प्रेजेंट करना है यहाँ पे, इनकम स्टेटमेंट. फिर पार्ट 2 में क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ यूनिट्स, है ना. तो पार्ट 2 का 1 है ये और 2 है ये, तो ये दोनों भी आ गया. अब
ये वाला मैं पार्ट हटा देता हूँ, ये काम का नहीं है यहाँ पर प्रेजेंटेशन में। फिर आपको बोला एक्सप्लेन करो, तो एक्सप्लेनेशन में यही बोलना है कि सेलिंग प्राइस आपका चेंज हुआ है और टोटल फिक्स कॉस्ट चेंज हुआ है, इसलिए आपका रिलेशनशिप मैच नहीं हुआ। वो रिलेशनशिप तभी मैच होता है जब अजम्पशंस वर्क करते हैं सीवीपी के, और सीवीपी का बेसिक अजम्पशन है कि सेलिंग प्राइस, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट और टोटल फिक्स कॉस्ट सेम रहना चाहिए। ऑलराइट, ये भी क्लियर हो गया। अब लास्ट 8 भी, ये तो सेम सम आपने किया हुआ ही है, तो इसको कैसे करना है फिर भी आपको बता देते हैं। फॉर्च्यून इंडिया नाम का एक कंपनी है जो स्प्लिट होना चाहता है, डी मर्जर का क्वेश्चन है फार्मा और एफएमसीजी में। और पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ फॉर्च्यून इंडिया अभी करंट में 3000 लाख एट ₹1 ईच। फॉर्च्यून इंडिया डिसाइडेड टू डीमर्ज विथ इफेक्ट फ्रॉम 1/4/2024 एंड डिटेल्स ऑफ फॉर्च्यून इंडिया on 31st March 2024 and Fortune Pharma on 1/4/2024 are given below। तो ये करंट सिनेरियो है, ठीक है, फॉर्च्यून इंडिया का, विच इज़ अ कंबाइंड फॉर्म ऑफ एफएमसीजी एंड फार्मा। तो फार्मा का आपको डिटेल्स दिया हुआ है, अदर लाइबिलिटीज, एसेट्स, ये नेट कर लो तो बुक वैल्यू आ गया 21,000, 45,000, तो बैलेंस जो है वो एफएमसीजी का रहा होगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी हैव डिसाइडेड टू इशू नेसेसरी इक्विटी शेयर्स of Fortune Pharma Limited of ₹1 each without any consideration to shareholders of India. For that purpose, following points are to be considered: transfer of assets and liabilities at book value. Estimated profit for 24-25 is 11,400। मान लो मैं यहाँ पे एक बार वर्किंग लिख रहा हूँ, 11,400 लाख फॉर फॉर्च्यून इंडिया एंड फॉर फॉर्च्यून फार्मा 1470। फिर एस्टिमेटेड मार्केट प्राइस ऑफ फार्मा इज 24.5। फिर पी रेशियो ऑफ एफएमसीजी सेक्टर इज 42, एफएमसीजी 42 एंड फार्मा इज 25, विच इज टू बी एक्सपेक्टेड फॉर बोथ द कंपनीज। सो कैलकुलेट क्या करने बोल रहा है, रेशियो इन विच शेयर्स ऑफ फार्मा आर टू बी इशू टू शेयर होल्डर्स ऑफ इंडिया। तो इंडिया का शेयर्स अभी 3000 है, तो उन्हीं शेयर होल्डर्स को फार्मा का शेयर्स देना है। तो फार्मा का शेयर्स कितना होगा, ये दिया हुआ ही नहीं है और कोई रेशियो में हिंट भी नहीं दिया हुआ है कि कैसे करें। तो ये सम्स करा हुआ है क्लास में, तो क्लिक कर जाएगा। आपको क्या करना है, इसमें एमपीएस और पीई से निकल जाएगा ईपीएस। ईपीएस, एमपीएस और ईपी का रिलेशन से आ जाएगा ना। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ रहा है 0.98। एमपीएस बाई पीई करेंगे तो ईपीएस आ जाएगा। कैसे आया, एमपीएस बाई पीई। और फिर प्रॉफिट और ईपीएस से आपका आ जाएगा नंबर ऑफ शेयर्स, 1470 बाई 0.98 करेंगे। प्रॉफिट और ईपीएस आया तो नंबर ऑफ शेयर्स हो गए ना, तो ये आ रहा है 1500। तो इसका मतलब इसमें 1500 शेयर्स होने, और अभी हमारे पास 3000 है, इसका मतलब हर 2 शेयर पे 1 शेयर देना है। तो आ गया रेशियो 1:2। और सेकेंड बोला मार्केट प्राइस ऑफ फॉर्च्यून इंडिया बताओ। एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस ऑफ फॉर्च्यून इंडिया आपको बताने बोल रहा है। तो मार्केट प्राइस ऑफ फॉर्च्यून इंडिया अब हम कैसे निकालें, सोचिए। सोचिए, कुछ सोचना पड़ेगा भाई, ऐसे थोड़ी ना होगा। सो ये बोला नहीं है यहाँ पर कि ये आपको बिफोर डीमर्जर कि आफ्टर डीमर्जर, तो ये यहाँ पे वर्ड एक्सपेक्टेड लिखा है, इसका मतलब ये आफ्टर डीमर्जर ही होगा, समझे। तो ये ट्रिक है। तो आफ्टर डीमर्जर इसका अपने को पी मालूम है 42, प्रॉफिट मालूम है 11,400, नंबर ऑफ शेयर्स मालूम है 3000। तो 11,400 बाई 3000 करेंगे तो ईपीएस आ जाएगा। 11,400 बाई 3000 करने से कितना आता है 3.8, और 3.8 इंटू 42 करेंगे ईपीएस इंटू पी रेशियो, तो एमपीएस आ जाएगा। सब नीचे में वापस लिखा हुआ है। तो ये आपको वर्किंग प्रॉपर करके भी दिया हुआ है, बट फिर भी यहाँ पे समझा दे रहा हूँ कि ये कैसे वर्क हुआ। फिर से समझाएं, फिर से बताते हैं। ये एक्सपेक्टेड बोल रहे तो आफ्टर डीमर्जर बोल रहे, पहले ये समझना है। और हम लोग को नंबर ऑफ शेयर्स पता है कि इसका तो 3000 रहेगा ना। इसमें मिस्टेक क्या होता है, आदमी बोलते 3000 प्लस 1500 4500 हो गया, नहीं कंबाइन नहीं हुआ है ना फर्म।
फॉर्म तो अलग हो गया है, उसी शेयर होल्डर को एक्स्ट्रा शेयर दे दिया है। फॉर्च्यून इंडिया तो खाली एफएमसीजी वाला ही बच गया ना डीमर्ज होने के बाद, तो उसके बाद तो 3000 शेयर ही रहा। 11400 प्रॉफिट मालूम है, तो ईपीएस आ जाएगा 3.8। कैसे आया? 11400 बाई 3000 करके, और 3.8 अगर ईपीएस है इंटू 42 करेंगे तो 3.8 इंटू 42 करने से एनपीएस आ गया। 3.8 इंटू 42 करने से एनपीएस आ गया। समझ गए? फिर क्या बोल रहा है? बुक वैल्यू पर शेयर ऑफ बोथ द कंपनीज आफ्टर डी मर्जर। तो बुक वैल्यू आफ्टर डी मर्जर क्या है? वो तो बहुत इजी है। 21,000 और 24,000 है, उसको नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर दो। 21,000 और 24,000 को नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर दीजिए आगे। तो ये सम 7 मार्क्स का एक इजी क्वेश्चन जैसा ही था। मैं एक बार यहाँ से ये इरेज कर देता हूँ सो दैट आपको नीचे पूरा आराम से मिल जाए दिखने के लिए। ठीक है? तो क्या है ना, जब तक प्रैक्टिस नहीं करते हैं ना, ये सब किया हुआ चीज भी आया हुआ क्लिक नहीं करेगा। कोई ना कोई जगह आप उलझ जाओगे, अरे ये कैसे होगा, ये कैसे होगा। तो अगर आप देखो तो फिर से एक बार बता दूं कि 8 नंबर क्वेश्चन जो चैप्टर 9 का है पूरा आराम से करने लायक है। 8A 8B पूरा हो जाता। फिर 7 का बी हो जाता। ए में फंस सकते थे। कहाँ फंस सकते थे? ये पार्ट। तो 7A में आदमी फंस सकता है, तो एक रिस्क। फिर 6 में मैंने बोला ईवीए में फंस सकता है, दूसरा रिस्क। ठीक है? तो 6 और 7 करोगे बट दोनों का एक एक पार्ट में फंस जाओगे। तो मतलब 100 मार्क का प्रॉपर अटेम्प्ट इस पेपर में थोड़ा सा चैलेंजिंग है। राइट? फिर क्वेश्चन नंबर 5 को अगर देखो तो 5 इजी है। ए वाला तो सेम चीज किया हुआ है, और बी वाला भी सिमिलर चीज किया हुआ है आपका। इजी है बट लेंदी है, आप करने वाले तो करेंगे ही उसको अगर प्रैक्टिस करके गए तो। 4 में थोड़ा मिस्टेक का संभावना है, रेशियो में कुछ लोग कूदे होंगे तो छोटा छोटा मार्क्स मिला, बट कमेंट्स में कई बार चूक हो जाता उधर। और यहाँ पर ये कमेंट का तो क्लिक ही नहीं करता कि एक एक में क्लिक कमेंट करना, क्योंकि ऐसा पहले किया नहीं। तो कभी भी कुछ सरप्राइज आएगा तो पहले सरप्राइज में कूदना नहीं है, पहले देखना है कि मुझसे बच जाए क्या, फिर देखना है कि हम अपना क्या क्या करके आके उसको करें। है ना? ये नहीं कि हम सोच के आए थे जेड स्कोर का पूरा याद करके आए थे तो जेड स्कोर का तुम करेंगे ही करेंगे, और जिद्दी करेंगे तो क्या होगा, वो इंस्टीट्यूट सोच के आया कि आपको उसमें तो दबा के मरेंगे। 3 इजी था और 2 में एक पार्ट फंसा दिया। तो एक तरह से आप देखो 2 करने गए, 3 करने गए, तो 2 में कंपोनेंट में फंस गए, 3-4 मार्क उड़ जाएगा। 3 फिर आराम से कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। बट व्हाट इज रिस्क एनेबल्ड में पूरा नहीं लिखा तो फिर फंस गया, 3-3-6 मार्क उड़ सकता है। एक बार ऐसे ही जज कर रहे हैं। फिर 4 मान लीजिए आपने किए ही नहीं। 5 में लेंदी है तो मान लेते सब हो ही है, 5 छोड़ दो। 6 नंबर में बी में गड़बड़ हो सकता था, ईवीए का मिस्टेक, तो 7 मार्क उड़ गया। और 7 का भी ए में मिस्टेक हो सकता था, विच इज ये कंबाइंड फॉर्म वाला कैलकुलेशन, तो उधर नंबर उड़ गया 7। 7 7 14 और 6 20 मार्क्स तक का हिल सकता है। अब रेस्ट 80 में आप कितना स्कोर कर लिए वो आपकी समझदारी है, ये मेरा अंदाजा है। तो हर पेपर ऐसा नहीं होता कि आपको भर के स्कोर करने देगा। कुछ पेपर ऐसे भी आते हैं जो आपको पूरा स्कोर करने नहीं देगा। तो 6 और 7 में आप क्या छोड़ते हैं? एक क्वेश्चन छोड़ देते हैं, मान लीजिए 4 छोड़ देते हैं, और मे बी आप 6 छोड़ देते हैं एग्जाम्पल, तो आपका फिर भी 7 मार्क्स अटकता उधर। कोई 6 और 7 में एक छोड़ा तो एक 6 में अटकता या 7 में अटकता,
7 मार्क्स अटकता और उधर 2 में अटकता 3, 7, 3, 10, फिर 13, तो 13 मार्क्स तक अटक सकता था, मेरे को ऐसा लग रहा है। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, पूरा चीज़ समझ में आ गया, पेपर का स्टैंडर्ड समझ में आ गया। अभी क्या है, जितना भी क्वेश्चंस एटलीस्ट किया हुआ है वो रिपीट तो हो ही रहा है, ऐसा बात नहीं हो रहा है। मतलब मैट में है और आ रहा है, एग्जाम में आया हुआ है वो वापस आएगा इसका कोई गारंटी नहीं है, बट मैट में है वो तो आ ही रहा है। तो आपको इसका प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करना है कि एग्जाम में अगर वो सेम आ गया तो वो नहीं कर पाए तो बड़ा दुख होना चाहिए। तो इसके लिए प्रैक्टिस करो और थ्योरी का अच्छे से समरी नोट्स बनाकर स्पेशली वो पहले पढ़ो जो कभी नहीं आए। जो आ गया है वो तो पढ़ना ही है, बट जो नहीं आया है उसको भी अच्छे से पढ़ो, राइट? तो दिस इज ऑल इन दिस एंड आई विल सी यू सून। आई होप यू एंजॉयड दिस। आप यहाँ तक पहुँचे मतलब आप में बहुत डेडिकेशन है ना, और आपको पूरा फेथ है SGC पर, मेरे ऊपर। तो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू हैव यू इन माई लाइफ एंड आई होप आप जल्दी पास हो जाए। दैट्स इट, थैंक यू, स्टे इन टच।